हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए ले आई हूँ 7 डेज चैलेंज का पार्ट 1 यानी डे 1 ले आई हूँ। डे 1 में हम आज एक न्यू चैप्टर करें, डेट इज़ हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है बेटा, मेरे साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है आज। मैं इसी वजह से 2-3 क्लासेस में ला नहीं रही हूँ अपना, मतलब अब मैं आपको शो नहीं कर रही हूँ। बट हाँ ठीक है, मैं एक आध दिन में इंशाल्लाह कल कल तक तो हो ही जाएगा ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है मेरे साथ। ठीक है, तो आज तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एक चैप्टर है और एक हाई वेटेज चैप्टर है जो कि आपको निपटाना पड़ेगा। और आप कम से कम रिप्रोडक्शन चैप्टर में से एक्सपेक्ट कर सकते हैं 6-7-8 क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर लीजिए, क्योंकि 6-7-8 क्वेश्चन आने ही आने हैं। कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता दूं, जो कि आपको इस सीरीज़ में यानी 7 डेज चैलेंज की जो सीरीज़ है इसमें फॉलो करनी है। पहली चीज़ कि आपको ना परेशानी होगी कि एक्चुअल में मैंने ऐसे वो कर रखे हैं, स्लाइड्स ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखी है, मैं खुद लिखवा नहीं रही हूँ। तो उसमें आपको परेशानी क्या फेस करनी पड़ सकती है, आपको परेशानी ये फेस करनी पड़ सकती है कि नोट्स कैसे बनाएं, या नोट्स आप दे देंगी। तो बेटा मैं आपको ये नहीं बोलूँगी, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम बचा नहीं है अभी कि आप नोट्स भी बनाने लग जाएं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, नोट्स आप मेरी क्लासमेट का बनाएंगे, लेकिन जो जो चीज़ें मैं बोलूँगी बस वही रेलिवेंट चीज़ें लिखनी है आपको। कुछ और अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना है, जो जो मैं आपको बोलूँगी बस वो लिखना है। ठीक है, अगर आपने अपनी तरफ से लिखा तो बेटा मतलब लाइक या पूरा उतारने लग गए तो ना आपको बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो स्टॉप करने में बहुत लगेगा। मैं चाहती हूँ आप इसी वीडियो में नोट्स भी बना लें, समझ भी लें और सभी आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। तो नोट्स को तो मैं आपको वीडियो में बताती रहूँगी आपको क्या क्या चीज़ें नोट डाउन करनी है, तो आप मेरे साथ जल्दी जल्दी नोट डाउन करना है। और नोट्स बनाने के लिए आपको सिर्फ दो ही पेन ज़रूरी हैं, एक ब्लैक रखो एक ब्लू रखो, ब्लैक हेडिंग ले रखो, ब्लू बॉल पेन यूज़ करो पूरे नोट्स बनाने के लिए। ठीक है, तो अब बात आती है, ठीक है ये नोट्स तो हो गए कंप्लीट, अब आता है हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी तो करनी है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मैं आपके लिए ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ अपलोड कर दूंगी। ठीक है, जिसमें आपको कम से कम हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, बस उसमें एमसीक्यू बेस्ड और असर्शन एंड रीजन बेस्ड नहीं होंगे। तो उनके लिए आपको मेरा ज्वाइन करना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल पर। मैं सारे एमसीक्यू बेस्ड कम से कम 2 पीडीएफ्स मैं डेली अपलोड करूँगी, मतलब 2 पीडीएफ मैं अपलोड कर दूँगी आज ही मेरे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, और उसी में असर्शन रीजन क्वेश्चंस भी होंगे, वो 2 पीडीएफ्स होंगे, उसमें असर्शन रीजन भी होंगे और एमसीक्यू बेस्ड भी होंगे, जो कि आप खुद कर लेंगे। और मुझे अगर टाइम मिलता है, क्योंकि आज मेरे साथ थोड़ी इमरजेंसी चल रही है, मुझे आज कहीं अर्जेंटली जाना पड़ रहा है, तो बस इसी वजह से मैं आपको एमसीक्यू, मतलब मेरा इरादा था मैं एमसीक्यू करवाऊंगी खुद बैठकर, लेकिन मैं आपको एमसीक्यू की पीडीएफ दे रही हूँ, आप उसको कर लेना। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हैं, हर तरह के क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना वक्त बर्बाद करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। चैप्टर स्टार्ट करने के लिए आप पहले इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर ऐसे लिख लें कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पूरा चैप्टर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेकिन हाँ ये मत सोचो कि ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 आज आएगा, नहीं ये पार्ट 1 नहीं है, ये आपका एक ही पार्ट है इस चैप्टर का। आपका ये तीनों टॉपिक्स इसी वीडियो में कंप्लीट हो रहे होंगे, यानी पूरा एक वन शॉट तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि वन शॉट आर फॉर रिविजन्स, ये डिटेल्ड है। तो ये आपका एक तरीके से डिटेल्ड लेक्चर्स ही चल रहे हैं, लेकिन बस मैं आपको बता रही हूँ कि आपको क्या क्या नोट डाउन करना है, किस तरह करना है। तो आप ऐसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसमें 3 टॉपिक्स हैं, इनको नोट डाउन कर लें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद आवर चैप्टर रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन की अगर बात आती है, नोट डाउन करना हो ना तो मैं बता दूंगी आपको। ठीक है, आपको पता है बेबीज कहाँ से आते हैं, बच्चे होते हैं कहाँ से, कैसे, क्या हो रहा है, बच्चे भाई पूरा एक ऑर्गेनिज्म को इतना तो पता ही होगा, एक माँ जन्म देती है। ठीक है, तो वो तो बात सही है, लेकिन आ कहाँ से रहे, क्या हो रहा है। तो एक्चुअल में क्या होता है रिप्रोडक्शन में, कि आप एक नए बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन यानी रिप्रोड्यूस करते हैं। अब वो रिप्रोडक्शन में काफ़ी सारी चीज़ होती है, कि एक तरीके से बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, जहाँ पर एक कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइक अगर हम ह्यूमंस की बात करें, लाइक योर मॉम, आपकी माँ ने आपको जन्म दिया, तो वो आपकी माँ ने क्या करा, रिप्रोडक्शन किया। ठीक है, तो आप न्यू इंडिविजुअल बनाते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें आप क्या होता है, इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक योर मदर गेव यू अ बर्थ, ठीक है, एक नया इंडिविजुअल बनाते हैं, और सेम काइंड ऑफ द सेम काइंड। अच्छा, सेम काइंड से क्या मतलब है बेटा, आपको पता होगा आप अपने मम्मी या पापा से कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ रखते होंगे। मान लो कुछ एक कोई बच्चा है, उसने अपनी मम्मी से भी कुछ ले लिया, पापा से भी कुछ ले लिया। ठीक है, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं, तो मतलब आप अपने माँ बाप के पूरे सेम तो नहीं होते, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत सेम तो होते ही हैं, कुछ ना कुछ चीज़, आई कलर, हेयर कलर, या फिर आपका स्किन टोन भी होता है।
स्किन टोन होता है और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप अपने माँ-बाप से लेते हैं अपने अंदर। हाइट हो गई, ठीक है? और कुछ अंदरूनी नेचर-वेचर भी होता है, ऐसा देखा जाता है तो, ठीक है? और इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन करने से अच्छे क्या फ़ायदे हैं? इट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ एंड ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। आप रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे ना, तो बेटा लाइफ आगे बढ़ेगी नहीं, जनरेशन बाय जनरेशन आएगी ही नहीं। अब आजकल ये बहुत चल गया है जेन ज़ी जनरेशन, जेन अल्फ़ा जनरेशन, तो ये सारी जनरेशन्स हैं वो रिप्रोडक्शन से ही आ रही हैं, ठीक है? अगर आप रिप्रोडक्शन करेंगे नहीं तो कोई जनरेशन आएगी नहीं, वो एक ही जनरेशन होगी, ठीक है? और वो खत्म हो जाएगी। तो कंटिन्यूटी आती रहती है लाइफ में। पहले दादा-दादी थे, दादा-दादी के मम्मी-पापा होंगे, उनके मम्मी-पापा, फिर आप बच्चे, 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 आप आ गए अब, ठीक है? अब आप भी एक वक़्त आएगा, एक वक़्त आता है, एक एज आती है, सब कुछ आता है, तो आप भी रिप्रोडक्शन करेंगे एंड देन यू विल ऑल्सो हैव अ बेबीज़। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, इट्स अ नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस, ठीक है? ठीक है, तो इट्स अ कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ हो रही है और हम अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बेटा वो इन्फॉर्मेशन होती है कि जो आप क्या कहते हैं, जैसे आई कलर्स हो गया, हेयर कलर हो गया, हेयर कैसे हैं, कर्ली हैं, स्ट्रेट हैं, वो अगर आपके मान लो आपकी मम्मी के कर्ली हेयर्स हैं, आपके पापा के नॉर्मल सही हेयर्स हैं, लाइक स्ट्रेट स्ट्रेट हेयर ले लो, आपके पापा के स्ट्रेट हेयर्स हैं और आपकी मम्मी के कर्ली हेयर्स हैं, तो आपके अंदर कर्ली हेयर्स आ गए, तो फिर वो सब क्या है, वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो कि आपकी मम्मी ने आपको दी है या आपके पापा ने आपको दी है। अच्छा, अब बात आती है, एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ जी, अब बात आती है रिप्रोडक्शन के और इम्पोर्टेंस क्या है। स्पीशीज़ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन सही रहती है। देखो, ओवर पॉपुलेशन भी अच्छी नहीं है और पॉपुलेशन कम भी अच्छी नहीं है, हमें एक नॉर्मल पॉपुलेशन चाहिए होती है, ठीक है? इंट्रोड्यूसेस वेरिएशन दैट हेल्प इन एवोल्यूशन, रिप्लेस इंडिविजुअल लॉस ड्यू टू डेथ और एजिंग। अच्छा, अब डेथ हो जाती है इंसान की, अब बताओ अगर हम रिप्रोडक्शन करेंगे नहीं तो फिर भाई मर जाएगा, एक वक्त आएगा कि सब मर जाएंगे, दुनिया खत्म वहीं पर ही, रिप्रोडक्शन हो ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो फिर वो सिर्फ रिप्लेसमेंट होता है एक तरीके से, कोई रिप्लेसमेंट होता है, नया बन रहा है, ठीक है? अब कुछ वेरिएशंस भी आते हैं। अब वेरिएशंस क्या होते हैं पहले तो ये समझ लो, और वेरिएशन समझने से पहले हमारे पास आता है कि मैम इनहेरिटेंस क्या होता है, हेरिडिटी क्या होता है, और वेरिएशन क्या होता है, डीएनए क्या होता है, जीन, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, ये सब क्या होता है। ये सारे अल्फाज ना देखो ये आपसे पूछे जा सकते हैं और आपको कंफ्यूज हो सकते हैं आगे, तो मैं आपको बता देती हूँ। पहले वर्ड हेरिडिटी एंड वेरिएशन आपका नेक्स्ट चैप्टर है, लेकिन मैं इसमें आपको बता देती हूँ कि क्या है, कल आने वाला वो वाला चैप्टर हेरिडिटी एंड वेरिएशन, ठीक है? तो वो भी मैं आपको बता दूंगी कब कैसे आने वाला है। मेरे से अपडेटेड रहिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके पास डेली नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है? मैं आपके 7 डेज चैलेंज का फर्स्ट डे तो वाली आई हूँ, तो अब स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो हेरिडिटी क्या होता है बेटा? इट इज़ द कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है, लाइक ये आपकी मम्मी है, ठीक है? एंड हियर इज योर पापा एंड हियर इज यू, ठीक है? आपकी मम्मी के थे मान लो आई कलर, आपकी मम्मी का ग्रीन है, होता है कुछ लोगों का होता है, और आपके पापा का ब्लैक है, ठीक है? ग्रीन एंड ब्लैक, और आपका जो आया है, आपके पास आ गया ग्रीन, ठीक है? यानी आपकी मम्मी से आप में क्या आ गया, एक हेयर वो आई कलर आ गया, आई कलर आप में और मम्मी, तो वो जो चीज़ है ना वो आपकी मम्मी से जो आप में आई है उसको हम बोलते हैं हेरिडिटी, कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स का जो ट्रांसमिशन होता है ना फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, उसी को हम हेरिडिटी कहते हैं, कि कौन से कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। अब इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस की बात करूं तो इनहेरिटेंस में क्या होता है, इट्स अ ओनली अ प्रोसेस, ये प्रोसेस है, ये क्या था कि ये एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ट्रांसमिशन है, लेकिन इनहेरिटेंस क्या है, एक प्रोसेस है, कि आपका ये प्रोसेस है, उस प्रोसेस के ज़रिए ही आपका क्या हो रहा है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आपकी कुछ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जा रही है, यानी कि आपका कोई हेयर कलर, आपका आई कलर या आपकी हाइट वगैरह जो भी है, ये सब सिर्फ क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है। अच्छा, ये सब ट्रांसमिशन के प्रोसेस को इनहेरिटेंस कहते हैं, और हेरिडिटी जो होता है वो क्या है, ट्रांसमिशन, एक्चुअल ट्रांसमिशन जो है, और वो इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस, ठीक है? डिफरेंस बस इतना ही है। अब मान लो आपका एक और सिबलिंग आया, ठीक है, एक और सिबलिंग ने जन्म लिया, लेकिन उसका ना तो आई कलर ब्लैक है ना ही ग्रीन, उसका आया ब्लू। अब भाई ये क्या अजीब भला है, ये किसी और का बच्चा आ गया क्या? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं और का किसी और का बच्चा उठा कर नहीं लिया है, और आपसे कोई बोलेगा भी नहीं कि भाई बहनों से पूछते थे, तुम्हें तो कूड़े कत्थे से उठाया था उन्होंने। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, वो आपके ही सिबलिंग होता है और आपके ही बच्चों, आपके माँ बाप का बच्चा होता है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, उसमें वेरिएशन आ जाता है। क्या आता है? वेरिएशन। वेरिएशन क्यों आता है, आप खुद सोचो, आप अपने माँ बाप के बिल्कुल आइडेंटिकल है, बिल्कुल सेम है, नहीं, आप बिल्कुल सेम हो ही नहीं सकते, किसी भी कीमत पर हो ही नहीं सकते सेम। सेम हो जाओगे तो पहचानने में कितनी परेशानी होती है ना? हम शक्ल आ जाए कोई सामने, आप तो कंफ्यूज हो जाते हो, भाई तुम कौन थे, एक वो जो
चिंकी मिंकी कौन है आई डोंट नो, मैंने देखा है उनको एक आध बार, मतलब वो उनका दे आर हम शक्ल, ठीक है, तो उनके फेसेस बिल्कुल सेम है, तो उनको पहचानने में आपको कहीं भी कोई आ जाएगा, कोई जुड़वा आ जाएगा, आपको थोड़ा पहचानने में प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए क्या होता है कि थोड़ा वेरिएशन आता है। आप ना, अगर मैं बताऊँ ना, आप सारे लोग ना 99% बिल्कुल सेम, 99% हर एक बंदा सेम है। सिर्फ 1% ही जो आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन चेंज होती है और उसी से आता है हमारा वेरिएशन, कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है, ठीक है। तो बस वेरिएशन वही है कि आप बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं लगते, ठीक है। एक सेकेंड, क्या हुआ? हाँ, आप बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं लगते अपने माँ बाप के, और वो क्यों होता है? ड्यू टू वेरिएशन होता है, ठीक है। इसको हम ज़्यादा डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में ही पढ़ेंगे, बस मैंने आपको बता दिया क्या है। अब भाई आती है बात डीएनए क्या होता है मैम। अच्छा, ये बात डीएनए से पहले ये बताओ कि कोई भी चीज़ आप में आ रही है, आपका हेयर कलर या आई कलर कुछ भी आ रहा है, वो किसी के थ्रू तो आ रहा होगा, मतलब कुछ तो ऐसा आ रहा होगा आपकी मम्मी से, आपके पापा से, आपके अंदर, जो कि क्या हो रहा है, आपके अंदर आ रहा है, और वो आपके अंदर वो कैरेक्टर्स शो कर रहा है। तो बेटा वो चीज़ कुछ नहीं है, वो ओनली डीएनए है। डीएनए, आपको एक बात बताऊं, डीएनए ना 2.2 मीटर लॉन्ग होता है, 2.2 मीटर लॉन्ग। और डीएनए प्रेजेंट कहाँ होता है? एक सेल होता है ना, एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, और वो कुछ नहीं है, वो डीएनए ही होता है। और डीएनए, आप खुद सोचो, सेल इतना माइक्रोस्कोपिक है, और फिर माइक्रोस्कोपिक के अंदर माइक्रोस्कोपिक टू माइक्रोस्कोपिक एक न्यूक्लियस है, और उसमें 2.2 मीटर इतना बड़ा धागा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, डीएनए कैसे प्रेजेंट है? इतना बड़ा धागा ऐसे फैला हुआ है? नहीं बेटा, उसको पैक किया जाता है, उसकी पैकेजिंग होती है, इतना छोटे से बना दिया जाता है, बहुत नन्हा सा। और जब वो पैक होता है ना, तो पहले वो क्रोमैटिन से क्या, किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम्स के फॉर्म में आपके न्यूक्लियस के अंदर इस तरह फॉर्म प्रेजेंट होता है, सॉरी। तो वो क्रोमोसोम के फॉर्म में प्रेजेंट होता है आपके न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि वो पैक हो गए होते हैं, क्रोमैटिन बनता है, क्रोमैटिन और पैक होता है, इट विल फॉर्म इनटू अ क्रोमोसोम। अच्छा ठीक है। अब डीएनए इतना लंबा होता है, तो डीएनए में बेटा कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती है। मान लो आपका इतना बड़ा डीएनए है, आई नो थोड़ा मैं टाइम लगा रही हूँ, लेकिन कोई नहीं, कर लेंगे इंशाल्लाह। ये आपका इतना बड़ा डीएनए है, ये वाली बातें ना समझानी ज़रूरी होती है, क्योंकि ये है ना आपको आगे चलकर बहुत परेशान करेगी। इस डीएनए के अंदर ना बेटा छोटे-छोटे चीज़ें होती हैं। अब ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, वो क्या है? बेटा ये कुछ नहीं है, ये क्या है? जीन्स है। जीन्स है, और जीन्स ही डिसाइड करती हैं कि आपका हेयर कलर, आपका आई कलर क्या होगा। आपको कौन से जीन्स आपके अपने मम्मी-पापा से मिली हैं, आपकी जीन्स, जेनेटिक जो है ना, जीन्स ही, जेनेटिक और जीन्स बिल्कुल सेम है, वही आपका डिसाइड करेगा कि भाई जीन्स ही बताती है आपका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो जीन्स क्या है, वो आपका डिसाइड करती है, इतने बड़े धागे में आपको जीन्स मिलेंगी छोटे छोटे, और वो हेयर का कुछ हेयर कलर की होंगी, कुछ आई कलर की होंगी, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, और कुछ वेरिएशन तो आ ही जाएगा हल्के हल्के, ठीक है, वेरिएशन आ ही जाता है। अब भाई ऐसा भी नहीं है कि भाई बाहुबली में हमने देखा था कि भाई बाप था, बाप मर गया, बाप मर गया तो बच्चा भी बिल्कुल बाप की शक्ल जैसा हो गया। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, वो बस एक मूवी है, उस पर मत ध्यान दो, ठीक। अब बात आती है कि रिप्रोडक्शन हमने समझ लिया, रिप्रोडक्शन बस कुछ नहीं है, एक नए इंडिविजुअल को जन्म देना है, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन होता कैसे, किस कितने टाइप के रिप्रोडक्शन होता है, अब उस पर मिलते हैं, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में चलते हैं। हमने ये सारे की टर्म समझ लिए। इन की टर्म्स को तो मेरे ख्याल से आप खुद ऐसे ही याद रख लेंगे, या आपको एक वन लाइन वर्ड लिख लेना इनके लिए, कि मतलब कि हाँ, ये ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स है, और इसका ये प्रोसेस है, हेरिडिटी, इनहेरिटेंस, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, वेरिएशन, कोई भी चेंज आ जाए आपके अंदर। डीएनए मैंने आपको एक डायग्रामेटिकली बहुत ऐसे समझा दी, तो आप बस इसको बस की टर्म्स लिख लेना कि क्या क्या है, तो आप रिकॉल करने में आसान होगी। दो तरह के रिप्रोडक्शन होता है, एक होता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है? हम जो ह्यूमंस जो रिप्रोडक्शन शो करते हैं वो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन और कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स हमारी वर्ल्ड में जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करती हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? अब लाइक हम हैं, हमारे अगर बच्चे होते हैं ना, तो वो कैसे होते हैं? वो खाली माँ का ही तो बच्चा नहीं होता ना, बाप भी तो होता है ना, उसका बाप बाप भी तो कुछ होता है ना, मतलब माँ भी होती है, बाप भी होता है, माँ भी होती है, बाप भी होता है, और फिर एक बच्चा आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एसेक्सुअल में क्या होता है? सिर्फ एक ही पेरेंट होता है, सिर्फ एक ही पेरेंट होता है, इसमें दो पेरेंट्स नहीं हो सकते, इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है एक बच्चे को जन्म देने के लिए, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट, ठीक है। ये वाली स्लाइड ना लिख लेना मेरे साथ, ठीक है, मेरे साथ लिख लो आप, ये ज़रूरी स्लाइड है, डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो इसको लिख लो मेरे साथ, ज़्यादा मैंने बड़ा कुछ लिख नहीं रखा, ठीक है। और अब बात आती है नो गैमेट्स और सेक्स सेल्स आर इन्वॉल्व्ड, आर फॉर्म्ड। बच्चों क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जब मैं आगे आगे पढ़ाऊंगी, अभी आपको इसी वीडियो में आप पढ़ेंगे कि ना हम ऑर्गेनिजम्स ना कुछ गैमेट्स बनाते हैं, यानी सेक्स सेल्स बनाते हैं,
कुछ ऐसे सेल्स जो कि आपको आगे समझ लोगे, तो वो मैं आपको डिटेल में बता दूंगी। लेकिन यहाँ पर आप इतना याद रख लो कि इसमें कोई सेक्स सेल्स कुछ नहीं बनते, बस ऐसे ही इट्स लाइक नॉर्मल कि एक ही पेरेंट है, कोई गैमेट्स नहीं होगा। गैमेट्स का फ्यूजन भी नहीं होता। फ्यूजन मतलब क्या होता है कि दो चीज़ें मिलकर, मान लो दो बबल्स मिलकर एक बड़ा बबल बनाना, वो फ्यूजन है। ठीक है, फ्यूजन का मतलब ही यही होता है। तो यहाँ पर पहली बात तो गैमेट्स ही नहीं बन रहे, तो फ्यूजन तो क्या ही होगा गैमेट्स का। ऑफस्प्रिंग जो होती है ना, दे आर आइडेंटिकल टू पेरेंट, यानी कि इनमें कोई वेरिएशंस नहीं दिखेंगे। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई वेरिएशन आपको दिख ही नहीं सकते। इनमें सिर्फ और जो आपका बच्चा होता है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होता है पेरेंट का, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी, बिल्कुल कॉपी पेस्ट वाला हिसाब है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक ही पेरेंट का इन्वॉल्व होता है। गैमेट्स जो होते हैं, गैमेट्स फॉर्म नहीं होते, और कोई भी गैमेट्स नहीं फॉर्म नहीं होते तो फ्यूजन क्या ही होगा गैमेट्स का। और ऑफस्प्रिंग जो होते हैं, ऑफस्प्रिंग बेटा बच्चे को कहते हैं, जो आपका बच्चा होता है उसको हम ऑफस्प्रिंग कहते हैं। जो डॉटर या सन कुछ भी होता है उसको हम ऑफस्प्रिंग कहते हैं। तो दे आर आइडेंटिकल टू पेरेंट, यानी बिल्कुल दे आर सोमनी क्लोन्स है। ठीक है, दे आर क्लोन्स। अब आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा दोनों होते हैं, मेल भी होता है और फीमेल भी होता है। इसमें मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ, यहाँ पे एक सेकंड रुक जाइएगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका मम्मी भी होंगी, पापा भी होंगे, फीमेल भी है, मेल भी है, दोनों मेल्स होते हैं। और ये जो फीमेल और मेल ना गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। फीमेल प्रोड्यूस करती है एग्स और मेल प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म्स। तो ये हमारे क्या है, गैमेट्स हैं। अब आप कहोगे ये एग स्पर्म कैसे क्या हो रहा है, ये आपको अलग से समझा दूंगी मैं आगे। तो यहाँ पर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स भी प्रोडक्शन हो रही है, स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं इन मेल्स और एग्स प्रोडक्शन होता है कहाँ, फीमेल्स में। अब इनका ना जब रिप्रोडक्शन होता है ना, तो इन दोनों का क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है, यानी दोनों ये फ्यूज कर जाते हैं लाइक दिस। ठीक है, इस तरह ऐसे ये फ्यूज कर जाएंगे, और इनको फ्यूज करने पर ना एक वो बनता है, जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट। बेटा ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आगे देने वाली हूँ, बस मैं थोड़ा सा भी ओवरव्यू दे रही हूँ आपको। और हमारे जो ऑफस्प्रिंग होते हैं ना, वो वेरिएशन शो करते हैं, यानी आप बिल्कुल अपने माँ बाप के आइडेंटिकल नहीं है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ भी नहीं था कि एक फीमेल है एक मेल है, फीमेल ने एक अपने गैमेट्स प्रोड्यूस करे। गैमेट्स क्या है, सेक्स सेल्स है। ठीक है, सेक्स सेल्स है। ठीक है, जो कि ड्यूरिंग सेक्स काम आते हैं। एक ऑफस्प्रिंग को जन्म देने में जो काम आते हैं वो वही होते हैं, सेक्स सेल्स ही होते हैं। ठीक है, अब बात आती है, ये तो हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों निपट गए, समझ आ गया। अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स का होता है, इट इज़ ऑफ 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 टाइप्स का ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो बेटा जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, 6 तरीके होते हैं, फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिजन से स्टार्ट करते हैं। बेटा फिजन और फ्यूजन में ना एक डिफरेंस है, मैं आपको यही बता दे रही हूँ। फिजन और फ्यूजन में डिफरेंस क्या है मैं बता देती हूँ। फ्यूजन क्या होता है कि कोई भी दो चीज़ें आकर टकराई और मिलकर एक, मान लो दो बबल्स हैं, दो बबल्स मिलकर टकराए और एक बड़ा सा बबल बना दिया। ठीक है, और फिजन क्या होता है, एक बड़ी सी चीज़ को दो चीज़ों में तोड़ना। एक बड़ी सी चीज़ को दो चीज़ों में तोड़ना, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फिजन की। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा होता है, यहाँ पर ना पेरेंट ना दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर रिप्रोडक्शन इसी तरह होता है कि यहाँ पर क्या होता है, जो पेरेंट सेल होता है ना, दे डिवाइड। अच्छा, फिजन ना दो टाइप का होता है। एक फिजन होता है आपका बाइनरी फिजन। फिजन कितने टाइप का होता है, बाइनरी फिजन, ये वाली बात लिख लेना। और एक होता है मल्टीपल फिजन। ठीक है, तो बाइनरी फिजन क्या होता है कि कोई भी एक पेरेंट है, वो डिवाइड हो जाता है इंटू टू डॉटर सेल। बाय का मतलब क्या होता है, दो। बाय का मतलब होता है दो, यानी टू इक्वल और आइडेंटिकल, दोनों बिल्कुल सेम होंगी पेरेंट के, आइडेंटिकल डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा। अब ये होता कैसे है, इसका कोई तो प्रोसेस होगा, किस तरह हो रहा है, बस यूं ही हो रहा है, नहीं। सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है ना, पेरेंट डिवाइड इंटू टू। इसको मैं समझाऊंगी थ्रू अ डायग्राम। सबसे पहले ये रहा आपका, ये येलो वाला जो डायग्राम है ना, ये दिस इज द बाइनरी फिजन। यहाँ पर ये आपका पेरेंट सेल है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको दिख रहा होगा, ये एक सिंगल न्यूक्लियस था और ये ना डिवाइड हो रहा है इंटू टू। हल्की हल्की डिवाइड हो रही है, ये देखो, हल्की 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 ऐसे डिवाइड हो रहा है। पहले क्या हो रहा है, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। न्यूक्लियस का सबसे पहले डिवीजन होगा, और न्यूक्लियस के डिवीजन को, यानी सबसे पहले ये देखो, एक सेल है, सेल टूट रहा है, सेल टूट रहा है। तो सेल टूटने में हमें पता है सेल्स में न्यूक्लियस होते हैं। तो पहले वो न्यूक्लियस डिवाइड होंगे। न्यूक्लियस डिवाइड होने को, यानी न्यूक्लियस का डिवीजन होने को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। सबसे पहले हमारा कैरियोकाइनेसिस होगा, यानी न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होंगे, यानी कि सेल डिवाइड होगा। अब दो डॉटर सेल यहाँ पर आपके बन गए हैं।
पहले एक पेरेंट था, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल आपके फॉर्म हो गए, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म डिवाइड होने को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, यानी सेल डिवीजन को हम क्या कहेंगे, साइटोकाइनेसिस कहेंगे। क्या कहेंगे, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल्स में हमारा आता है अमीबा, पैरामीशियम, लेशमेनिया। कौन कौन सा आता है, अमीबा, पैरामीशियम और लेशमेनिया। अच्छा, लेशमेनिया जो है ना, इट्स इससे हमें काला अजर कॉज होता है, इट कॉजेस काला अजर। क्या कॉज करता है, काला अजर, ठीक है। बस अब बात आती है कि कुछ एक की पॉइंट है कि ये फेवरेबल कंडीशन में होता है और बहुत फास्ट होता है, आइडियल फॉर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में हमें देखने को मिलेगा। ये चीज़ कौन सा ऑर्गेनिज्म में मिलेगी, यूनिसेल्युलर बेटा ऑर्गेनिज्म, ऑफ कोर्स यूनिसेल्युलर में मिलेगी, क्योंकि आप खुद देखो एक ही सेल है, एक ही सेल से सारे काम हो रहे हैं, उसी सेल में रिप्रोडक्शन वगैरह सब कुछ हो रहा है। तो बस यहाँ पर इतना ही था। अब इसके बाद आता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या होता है, डॉटर जो पेरेंट होता है ना, वो डिवाइड होता है काफ़ी सारे में, काफ़ी सारे डॉटर सेल्स बनेंगे। बाइनरी में क्या हो रहा था, 2 ही डॉटर सेल बने थे, लेकिन मल्टीपल फिजन में काफ़ी सारे डॉटर सेल बनते हैं। तो पेरेंट सेल डिवाइड टू मैनी डॉटर सेल एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पर बहुत सारे डॉटर सेल्स में डिवीजन हो जाता है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, द न्यूक्लियर डिवाइड रैपिडली टू फॉर्म मैनी न्यूक्लियर। कितनी देर हो गई मुझे, अच्छा ठीक है। तो न्यूक्लियस जो है डिवाइड करता है टू फॉर्म काफ़ी सारे न्यूक्लियस। सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, यानी कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। ये चीज़ मैं कहीं और लिख देती हूँ, आपके लिए अच्छा होगा। न्यूक्लियस डिवीजन को बेटा क्या कहते हैं, न्यूक्लियस डिवीजन को बोलते हैं हम कैरियोकाइनेसिस। सबसे पहले क्या हो रहा है, बाइनरी और मल्टीपल फिजन में कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, ठीक है। अब कैरियोकाइनेसिस हो गया, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस हो गया। और इसके बाद क्या हो रहा है, प्रोटेक्टेड सिस्ट और कवर फ्रॉम अराउंड द सेल। यहाँ पर आप डायग्रामेटिकली समझिए बेटा, ये आपका पेरेंट सेल है, ठीक है, यहाँ ये न्यूक्लियस है इसके अंदर। अब ये ना न्यूक्लियस आपको दिख रहे होंगे, काफ़ी सारे न्यूक्लियस डिवाइड हो गए, यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे छोटे 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 छोटे। इसके बाद क्या हो रहा होता है ना, इनके ऊपर ना एक प्रोटेक्टिव कवरिंग आ जाती है, सेल के यहाँ बाहर में एक प्रोटेक्टिव कवरिंग आ जाती है, जिसको बोलते हैं सिस्ट। क्या कहते हैं प्रोटेक्टिव कवरिंग को, सिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्ट। ये रहा सिस्ट कवर फॉर्म अराउंड द सेल। जब कंडीशन फेवरेबल कंडीशंस आती है ना, तो ये सिस्ट ना बर्स्ट होता है और काफ़ी सारे डॉटर सेल को रिलीज हो जाता है। देखो सिस्ट बर्स्ट हुआ और काफ़ी सारे डॉटर सेल रिलीज हो गए। इसको ध्यान मत देना, क्या क्या लिखा हुआ है उसको आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस इतना देखना है आपको। मल्टीपल फिजन में क्या हो रहा है, एक पेरेंट सेल था, न्यूक्लियस डिवीजन हुआ, कैरियोकाइनेसिस हुआ, सिस्ट आ गई। सिस्ट आने पर फेवरेबल कंडीशन जैसे आती है, सिस्ट ब्रेक होती है और काफ़ी सारे डॉटर सेल्स बन जाते हैं। इसके बाद हमारा आता है कि यहाँ पर ये कौन एग्जाम्पल में आता है, प्लाज्मोडियम, जो कि आपका मलेरिया कॉज करता है। मलेरिया कॉज करने में किसका हाथ है, प्लाज्मोडियम का हाथ है। तो बेटा इट हेल्प द ऑर्गेनिक सर्वाइव इन हार्श सीवियर सर्वाइव हार्श कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर लेते हैं, लाइक लैक ऑफ फूड, खाना भी नहीं और ड्राइनेस भी हो, इस कंडीशन में भी मल्टीपल फिजन वाले यानी प्लाज्मोडियम सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है। अब आता है बर्डिंग। नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है हमारा बर्डिंग। बर्डिंग में क्या होता है कि आपका ना स्मॉल आउटग्रोथ या बर्ड आ जाता है ऑन द पेरेंट बॉडी, जो कि एक नए इंडिविजुअल में आता है, डेवलप होता है। मान लीजिए ये ना हाइड्रा का है, ये किसका है, हाइड्रा का है डायग्राम, जिसमें ये हाइड्रा है और इसके ना यहाँ पर आप देख रहे होंगे छोटी सी एक अलग से बाहर निकल गई। बेटा ये जो बाहर निकला है ना, ये बर्ड फॉर्मेशन हो रही होती है। यहाँ ना पेरेंट खुद डिवाइड नहीं होता, यहाँ पर हल्का सा बर्ड निकलता है और हल्की 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 ग्रो होकर ये पूरा पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं बड़ी। बस इसमें इतना ही है कि एक स्मॉल आउटग्रोथ फॉर्म होती है पेरेंट बॉडी पर, जो कि डेवलप होती है एक नए इंडिविजुअल में, और वो अलग हो जाती है पेरेंट बॉडी से जब वो प्रॉपर फुली मेच्योर हो जाती है। अब बर्ड जो ग्रोस है वो ग्रेजुअली वाइल अटैच टू द पेरेंट्स, पेरेंट्स से अटैच होकर, यानी जो हाइड्रा था आपका, इससे अटैच होकर प्रॉपर ग्रो हुई अच्छे से। ग्रो होने के बाद क्या हुआ, लेटर इट डिटैचेस, यानी पेरेंट बॉडी से अलग हो गई और इंडिपेंडेंटली रहने लगी। बस इसका इतना ही है। और इसमें एग्जाम्पल क्या है, ईस्ट एंड हाइड्रा। ईस्ट एंड हाइड्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बर्डिंग। हाइड्रा में in Hydra, multiple birds may form at once. A common feature multicellular organism. Multicellular organism में क्या होता है, काफ़ी सारी birds एक टाइम पर बन जाती हैं और वो एक ही टाइम पर डिटैच हो जाती हैं। अब आता है नेक्स्ट हमारा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन से तो आसान कुछ है ही नहीं। ये दिख रहा है, ये डायग्राम दिख रहा है आपको, बेटा ये प्लेन एरिया है। प्लेन एरिया की बॉडी को हमने 3 पार्ट्स में काट दिया, ठीक है। वो एक नया उसमें बन जाएगा, बस दोबारा वो रीग्रोथ हो जाएगी उसकी, ठीक है। दोबारा ऐसा नहीं होगा कि मर गया, हमारा एक हाथ काट दो दोबारा ग्रो नहीं होगा बेटा, हमारे पास ये वाला फीचर नहीं है, अगर होता तो पता नहीं क्या होता आज, ठीक है। तो ऐसा कोई फीचर हमारे पास नहीं है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जो बॉडी होती है ना पेरेंट ऑर्गेनिज्म की, वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है, टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, और हर फ्रेगमेंट एक नया इंडिविजुअल में फॉर्म हो जाता है, बस नथिंग।
बॉडी ब्रेक्स नेचुरली और बाय एक्सीडेंट। बॉडी अपने आप ही टूट जाएगी नेचुरली, अपने आप मतलब है कि पेरेंट ग्रो हो गया, बिल्कुल मैच्योर हो गया, तो वो बॉडी ब्रेक होगी और नए इंडिविजुअल में जन्म ले लेगी। और हर पीस, हर फ्रेगमेंट एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना देता है। एग्जाम्पल में स्पायरोकायरा और प्लेनेरिया, ठीक है, प्लेनेरिया को फ्लैटवॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। की पॉइंट्स में क्या है, अकर्स इन मेनली सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो जिसमें कोई कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये रहता है कि कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं, बस इतना याद रखो, सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स में हो जाता है। रीजनरेशन भी इसी की तरह है। छिपकली देखिए, तो छिपकली में क्या होता है, छिपकली में जब आप देखोगे तो जब छिपकली को मारते हैं तो उसकी पूंछ अलग हो जाती है। अब छिपकली तो छुप गई, पूंछ वहीं रह गई, ठीक है, तो पूंछ का तो कुछ काम नहीं है। अब जब वो छिपकली ना कुछ टाइम बाद आप देखोगे ना, लाइक वो वहीं से कहीं से निकल कर आती है, तो उसकी पूंछ होती है, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसे स्पेशलाइज सेल्स हैं जो जो रीजनरेट कर पा रहे हैं। एक पूंछ उसके पास ऐसे आ जाएगी, ठीक है, और उस पूंछ से भी मुझे डर लगता है, ठीक है, तो बस यही है मामला और कुछ नहीं है। तो रीजनरेशन कुछ नहीं होता, बस एक एबिलिटी होती है ऑर्गेनिज्म की कि वो अपना जो लॉस बॉडी पार्ट है उसको दोबारा रिग्रो कर सकता है। और ऐसा भी होता है कि छोटा सा पीस भी पूरे ऑर्गेनिज्म को बड़ा कर देगा। तो इनके पास कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, अगर कोई लॉस पार्ट है वो डिवाइड होगा, डिवाइड होगा रिपीटेडली, और वो टिश्यूज बनेंगे और फिर वो ऑर्गन बन जाएगा, पूरे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म प्रॉपर बन जाएगा। एग्जाम्पल में प्लेनेरिया, स्टारफिश और लिजर्ड भी आ जाती है, ठीक है। अब इसके बाद आता है, नेक्स्ट हमारा आता है स्पोर फॉर्मेशन, जो कि हमारा सेकंड लास्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन के लिए समझने के लिए आपको पता है, आपने देखा होगा कि मान लो कोई भी ब्रेड है, ये मैंने ब्रेड बना दी, ठीक है, ये ब्रेड मैंने बाहर रख दी, 10 दिन के लिए मैंने इसको बाहर छोड़ दिया, और जब मैं 10 दिन बाद वापस आती हूँ तो मैं देखती हूँ मेरे पूरे ब्रेड पर ग्रीन 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 फंगस आ रही है। और वो फंगस आ कैसे जाती है बेटा, वो कुछ नहीं होता, वो ब्रेड मोल्ड होता है। ब्रेड मोल्ड यानी वो राइजोपस होता है। क्या होता है? राइजोपस होता है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है राइजोपस होता है वो, ठीक है। वो ब्रेड मोल्ड होती है जो कि आपका कहाँ आ जाती है, ब्रेड पर आ जाती है ड्यू टू मॉइस्चर की वजह से, ठीक है, मॉइस्चर की वजह से ग्रो होती है। अब स्पोर फॉर्मेशन में बेटा ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में से क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें होता है दो पार्ट्स होता है, एक होता है स्पोरेंजियम और नीचे होता है हमारा हाइफे, ठीक है, ये हाइफे होता है और स्पोरेंजियम होता है। स्पोरेंजियम जो है ना हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और हाइफे जो है हमारा नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। ये बात आपसे पूछी गई है कोर्स में पहले, इसलिए बता रही हूँ। स्पोरेंजियम के अंदर ना छोटे 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 स्पोर्स होते हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं, छोटे 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 स्पोर्स होते हैं। अब क्या होता है, जब ये बड़ा हो जाता है ना तो फिर इट विल बर्स्ट आउट, वो स्पोर्स आते हैं। अब इन स्पोर्स में एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है बाहर। अब वो प्रोटेक्टिव कवरिंग इंतजार करते हैं फेवरेबल कंडीशन का, यानी मॉइस्चर का इंतजार करते हैं। जैसे ही इनको मॉइस्चर मिलेगा ये फैल जाएगी, यानी ब्रेड मोल्ड बन जाएगा, ठीक है। स्पोर्स है, स्पोर्स को दोबारा ग्रोथ हो गई, मतलब वो दोबारा रीग्रोथ किया, मतलब वो पहले फेवरेबल कंडीशन मिली, वो उन्होंने कवरिंग फेंकी और उन्होंने फंगस बनानी शुरू कर दी, ठीक है। तो स्पोर फॉर्मेशन इज नथिंग, बस वो क्या हो रहा है कि आपको एक फेवरेबल कंडीशन आने पर स्पोरेंजियम बर्स्ट आउट होता है, स्पोर्स आते हैं, स्पोर्स को फेवरेबल कंडीशन मिलती है, तो फिर मॉइस्चर के जहां वो मॉइस्चर मिलेगा वहां पर ग्रो करना शुरू कर देंगे। स्पोर फॉर्मेशन में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं स्पोरेंजियम, जो कि कहां से ट्रेवल फ्रॉम द फंगल हाइफे, ये रहा हाइफे नीचे नजर आ रहा है, दिस इज ओनली द हाइफे, ठीक है। और जो न्यूक्लियस से डिवाइड करते हैं काफी सारे टाइम, जो विद इन द स्पोरेंजियम न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, और हर न्यूक्लियस विद अ बिट ऑफ साइटोप्लाज्म डेवलप इनटू अ स्पोर, हर न्यूक्लियस स्पोर में बनेगा, ये बात हमें पता है। द स्पोर्स आर लिबरेटेड एंड दे डेवलप इनटू अ न्यू हाइफे, एक नए हाइफे डेवलप करते हैं आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड ऑफ सबस्ट्रेटम, यानी वो कोई अच्छा फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी तो फिर वो वहां पर जैसे ब्रेड मोल्ड है तो उसमें क्या होगा, मॉइस्चर मिल गया उनको, ब्रेड पर बैठ गया, तो और फिर वो नया हाइफे नए स्पोर वो फिर ग्रो करेंगे, फिर वो और बड़ा स्ट्रॉन्ग होंगे, मतलब ऐसे कहानी चलती रहेगी, ठीक है। The spores are covered by thick walls, net protect them until they come in contact with another moist surface and can begin to grow. बस सेम वही बातें लिखी हैं जो मैंने आपको पढ़ाई है। अब आता है लास्ट थिंग, लास्ट टाइप ऑफ asexual thinking, that is vegetative propagation. आई नो थोड़ा टाइम लग गया मुझे पता, लेकिन कोई नहीं, we will complete it। 2 घंटे मांगे, 2 घंटे भी पूरे होने नहीं है, ठीक है, अभी 1 घंटा भी पूरा नहीं है। इन प्लांट्स एक नए इंडिविजुअल आर प्रोड्यूस फ्रॉम वेजिटेटिव प्रोपगेशन। प्लांट्स में हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखेंगे, ठीक है। न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस फ्रॉम यानी रूट, स्टेम और लीफ, और इंस्टेड ऑफ सीड्स, सीड्स को छोड़कर रूट से, स्टेम से, लीफ से हम एक नया पौधा ग्रो करते हैं, ठीक है। जैसे कि दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल मेथड से कर सकते हैं ग्रो, एक होता है आर्टिफिशियल मेथड से। अब नेचुरल मेथड में हमारे कुछ जैसे रूट्स ले लो, स्टेम्स ले लो, लीफ ले लो,
नेचुरल मेथड में मान लो रूट ले ली स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो पता है जो होता है शकरकंद होता है, और बहुत अच्छा लगता है वो खाने में मसाला वसाला डालकर। इट लुक्स नहीं, इट टेस्ट वेरी गुड। मुझे बहुत पसंद है शकरकंद, और उसको बॉईल बॉईल किया जाता है और खाया जाता है मसाला वसाला लगा के, और वो बहुत टेस्ट में अच्छा होता है। इट्स अ गुड थिंग खाने के लिए, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो रूट्स उसकी जो स्वीट पोटैटो की रूट्स होती है ना, उनको हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, यहाँ मैंने निकाल नहीं दे रखा, नहीं इसमें नहीं है, हाँ हाँ ये तो ना, स्वीट पोटैटो की जो रूट्स है ना, इससे इनके रूट्स को काट कर हम दोबारा रीजनरेट कर सकते हैं। नेचुरली क्या होता है, ये स्वीट पोटैटो के रूट्स हम एक नया प्लांट दोबारा रीजनरेट कर सकते हैं। यही हमारा नेचुरल मेथड है। न्यू शूट्स, नई शूट्स आ सकती हैं फ्रॉम द रूट्स। ठीक है, वही पुराने रूट से एक नई शूट्स हमारी, यानी नई स्टेम्स वगैरह, नया स्वीट पोटैटो बन सकता है। अब आते हैं स्टेम। स्टेम से ही जैसे कि पोटैटो की स्टेम या जिंजर की स्टेम्स है, उनमें होती है कुछ बर्ड्स या आइस। पोटैटो में ना आपको कुछ इस तरह का पोटैटो रख दोगे ना, उसमें ऐसी आइस टाइप ग्रो होने लगेगी, आपको दिखेगा। कभी आप नोटिस करना कि आलू को आप ऐसे ही छोड़ दोगे ना, तो आपको उसमें छोटी छोटी आइस में कुछ ना कुछ निकलने लगता है। वो बर्ड्स होती हैं जो कि ट्यूब पर ग्रो होती हैं उसी एक नए प्लांट में, ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, उसी पोटैटो में से ग्रो होने लगता है। आपको खुद यकीन नहीं आएगा कि मतलब मैंने खुद ऐसा अपने घर में देखा है, एक पोटैटो रखा हुआ था, उसमें से बर्ड्स ट्यूब वगैरह ऐसे निकलने लगे। ट्राई करना वहीं से एक छोटे से पोटैटो लेना और रखना, और उसमें आप देखोगे बर्ड्स और आइस निकलने लगेंगी। मैं भी आपको दिखाऊंगी अगर मेरे पास होगा कोई रखा हो। ठीक है, अब आते हैं लीफ पे। ब्रायोफाइलम एक प्लांट है जिसकी जो लीफ से हम एक बर्ड्स और लीफ जो होती है मार्जिन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। यहीं पर आप देखोगे ब्रायोफाइलम का, यहाँ पर बर्ड्स निकलेंगी और यहीं से एक नया, उसकी लीफ से एक नया प्लांट बनता है। तो ये हमारे हो गए कुछ न्यू नेचुरल मेथड्स। ठीक है, इसके बाद हमारे यहाँ पे आर्टिफिशियल मेथड्स। ठीक है, इसको मैंने टैबुलर फॉर्म में इसलिए ही लिखा है ताकि आपको आसानी हो जाए याद करने के लिए। आर्टिफिशियल मेथड्स में आता है कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। तीन मेथड्स होते हैं। कोई भी पार्ट लो प्लांट का, उसको कट कर दो, उसको प्लांट कर दो। ठीक है, जैसे कि रोज, मनी, रोज हो गया, मनी प्लांट हो गया। उसके एग्जांपल्स में रोज का प्लांट है, रोज का कोई भी प्लांट पार्ट को कट करो और उसको दोबारा जमीन में बो दो और वो दोबारा प्लांट ग्रो हो जाएगा। अब जो ब्रांच मेंट टू टच सॉइल और रूट्स फॉर्म होते हैं। अब लेयरिंग में जैसे क्या होता है, जैस्मीन या स्ट्रॉबेरी के जो प्लांट होते हैं ना, उनकी जो ब्रांच है ना बेंड हो जाती है, और वो जो बेंड होती है ना, तो वो जमीन को टच करती है। जमीन को टच करते ही तो उनमें से वहीं पर नए रूट्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, नया प्लांट बनना स्टार्ट हो जाएगा। आपको दिखाती हूँ मैं, देखो शायद यहाँ पर होगा मेरे पास। ये तो ये रूट्स वाला है कि यहाँ पर रूट्स बन रही हैं, यहाँ पर मेरे ख्याल से है नहीं मेरे पास। हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है, ब्रांच बेंड होता है टू टच द सॉइल और रूट्स फॉर्म हो जाती हैं, ऐसा होता है। और कभी कभी होता है ग्राफ्टिंग की, दो प्लांट पार्ट ज्वाइन हो जाते हैं टुगेदर। और एग्जांपल मैंगो और रोज, मैं इसमें पिक्चर दिखा के उनको समझ आ जाएगा, दिखाती हूँ। तो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, यहाँ एग्जांपल दे रखे हैं इसके। चलिए मैं कलर ना दूसरा चेंज करूँ, बहुत देर से एक ही कलर चल रहा है। यहाँ ये ना ग्राफ्टिंग है। व्हाट इज दिस ग्राफ्टिंग? क्या ग्राफ्टिंग है, ये वाली इमेज। यहाँ पर क्या करा, ये स्टॉक थी। ठीक है, हमने एक दूसरा प्लांट लिया और उसको ना इससे अटैच कर दिया और फिर यहाँ पर ऐसा रस्सी टाइप बांध दी, और बेटा इसी से ना क्या होगा, एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। ऐसा होता है, ऐसा करते हैं फार्मर्स। ठीक है, और एक होती है कंपाउंड लेयरिंग। क्या होती है कंपाउंड लेयरिंग? कंपाउंड लेयरिंग में क्या होता है कि ये कंपाउंड लेयरिंग सिंपल कंपाउंड होती है। आप लेयरिंग का ध्यान दो कि ये भी वही है जो आपका कि ब्रांच बेंट हुई, अंदर गई और वहीं से रूट्स बनना स्टार्ट हो गई। ठीक है, वहीं से रूट्स बनना स्टार्ट हो गई, वहीं से एक नया प्लांट की ग्रोथ होने लगेगी। तो दिस इज द थिंग जो कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में थी। अच्छा, एक और चीज आती है, वो होती है टिश्यू कल्चर। क्या चीज है वो? टिश्यू कल्चर। ठीक है, ये वाला टॉपिक मैंने खुद देखा नहीं है यहाँ पे, लेकिन मुझे पता है ये वाले टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो पता होना चाहिए आप सब बच्चों को। ठीक है, टिश्यू कल्चर पढ़ाने से पहले मैं आपको बोलूँगी, जाइए पहले चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बेटा बहुत मेहनत लग रही है। मेरी इस टाइम तबीयत भी ठीक नहीं है और मुझे इमरजेंसी में कहीं ना जाना पड़ रहा है, और फिर भी मैं आपको यहाँ पर बैठकर पढ़ा रही हूँ, यहाँ पर आ रही हूँ बिकॉज मेरा प्रॉमिस था। ठीक है, मैं अपने घर में बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ आजकल, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर आकर पढ़ा रही हूँ। तो आप खुद सोच रहे हैं कि अगर टीचर एफर्ट कर रही है तो आपको एफर्ट देना है, कंसिस्टेंसी करना कितना ज़रूरी है। मुझे आप कुछ, मैं डाल रही हूँ तो आप कमेंट करें, मुझे लाइक कर कर बोल दें कि हाँ भाई लाइक कर अपने अटेंडेंस लगा दें, या फिर आप अपना कमेंट कर दें कि हमने देख लिया ये। ठीक है, अब क्या होता है टिश्यू कल्चर में, कि सबसे पहले टिश्यू कल्चर में क्या होता है, सिलेक्शन होता है एक्स प्लांट का। कोई भी प्लांट है, मान लो कोई भी प्लांट है, ठीक है, उसकी हमने लीफ ले ली या स्टेम ले ली या रूट्स ले ली। क्या ले ली? लीफ, स्टेम या रूट्स ले ली। ठीक है, और
क्या करा हमने, उन लीफ को, स्टेम को या रूट ले ली, कोई भी एक्स प्लांट, ठीक है, मान लो प्लांट खराब हो रहा है, तो हमने क्या कर लिया, जैसे कि टिश्यूज पड़े होंगे हम 9th क्लास में, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऐसे होते थे जो टिप पर प्रेजेंट होते थे, हमने टिप काट ली और टिप को काट कर उसको ग्रोथ कर दी, ठीक है। तो बस आपका क्या होगा कि जैसे हमने टिप काट ली और उसको दोबारा बो दिया और दोबारा ग्रोथ हो जाएगी। बस यही टिश्यू कल्चर है कि आपने कोई भी एक्स प्लांट की, कोई मान प्लांट खराब होकर जा रहा है, तो आपने उसका सही पार्ट जहाँ से रैपिड डिवीजन होती रहती है सेल की, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि एपिकल मेरिस्टेम यानी टॉप पर या टिप पर प्रेजेंट होते हैं प्लांट के, आपने उसको वहां पर से काटा और जमीन में बो दिया और वहां से एक री ग्रोथ हो गई, उसी को हम टिश्यू कल्चर कहते हैं। इट इज नथिंग, बस यही है। तो अब क्या होता है, कीड़े लग जाते हैं प्लांट्स में, तो कीड़ा टॉप पर लगा नहीं होता, तो जल्द से जल्द हम क्या कर देते हैं, उसको खराब ना हो प्लांट, हम टिप काट के दोबारा बो देते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल में हम इसमें बनाना आ गया, टिश्यू कल्चर के एग्जाम्पल में बनाना आता है, शुगर केन आता है, बनाना शुगर केन, बनाना शुगर केन, तो मैंने बस बता दिया, इतना ही था इसमें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। अब आपका आता है समरी चार्ट, जो कि आपको बनाना है, जो कि आपके आने वाला है काम, बोर्ड साइड में बिल्कुल लास्ट मिनट रिवीजन, ठीक है। इसको मतलब बनाना बिल्कुल मत भूलना, स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज, क्योंकि अगर ये नहीं बनाया तो बेटा बहुत परेशानी आपके लिए हो सकती है, ठीक है। तो प्लीज इसको जरूर बनाना, इस स्टार्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लिया जाएगा, एग्जाम्पल्स आपसे पूछ लिए जाते हैं, मैं आपको जो एमसीक्यूज भेजूंगी ना, उसमें आप देखेंगे कि मान लो मैच द फॉलोइंग दिखेगा आपको, मैच द फॉलोइंग में दे रखा है कि लेशमेनिया, लेशमेनिया जो है कौन से टाइप ऑफ होता है, लाइक इसमें ना मैंने सब नहीं लिख रखे हैं, यहाँ पर अमीबा भी था, पैरामीशियम भी था और लेशमेनिया था, वो आप सब खुद ऐड कर देना, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल्स करवा चुकी हूँ। फ्रेगमेंटेशन में स्पायरोगायरा है, प्लेनेरिया भी है, ठीक है, और रीजनरेशन में प्लेनेरिया, लिजर्ड भी था, स्टारफिश भी था, तो ये सब चीज़ें आपको खुद ऐड कर देनी है। और ये टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, आप देखेंगे। मैं आपको जो पीडीएफ सेंड करूंगी टेलीग्राम चैनल पर, एमसीक्यू पीडीएफ की 2 पीडीएफ होंगी सेंड, उनमें आप खुद देखेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं, कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लाउड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा बता दिया था मैंने, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा 2 पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, 2 पेरेंट्स होते हैं, एक माँ होती है, एक बाप होता है, यानी फीमेल होती है और मेल होता है, ठीक है। एक मेल होता है, एक फीमेल होती है, यानी 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब बेटा क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए ना, लाइक रिप्रोडक्शन करने के लिए हमें ज़रूरत होती है गैमेट्स, और गैमेट्स की ज़रूरत होती है ना, तो ऐसा होता है कि बेटा प्लांट्स में भी हो सकता है, देखो प्लांट्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ह्यूमन्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अभी मैं ह्यूमन्स का एग्जांपल लेकर बता रही हूँ कि ना, आपको गैमेट्स की ज़रूरत होती है, प्लांट्स में भी गैमेट की जरूरत होती है, ह्यूमन्स में भी गैमेट की जरूरत होती है, यानी कि सेक्स सेल्स की जरूरत होती है, जो कि रिप्रोडक्शन उन्हीं के जरिए होता है। गैमेट्स नहीं होंगे तो भाई रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, किसी की कीमत हो ही नहीं सकता। आप बेटा, आप मान लो फीमेल हो और आप में गैमेट प्रोडक्शन की परेशानी है, तो आपका रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। काफी लोग ऐसे होते हैं जिनमें गैमेट फॉर्मेशन ही नहीं होता, दे आर इनफर्टाइल, ठीक है, वो फर्टिलाइजेशन कर ही नहीं होती क्योंकि गैमेट बनाई नहीं, सेक्स सेल्स बनाई नहीं, तो रिप्रोडक्शन कर ही नहीं सकते। लेकिन उसके लिए भी अलग अलग कंडीशन है, हम आगे जगह पढ़ लेंगे, जो भी है उतना डेली नोट बनाने की जरूरत है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें ना सेक्स सेल्स की जरूरत होती है जो कि आपका रिप्रोडक्शन करती है, तो फीमेल में, तो फीमेल्स और मेल्स में कुछ गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। सबसे पहले फीमेल और मेल में गैमेट्स ही बनते हैं, तभी क्या होता है आपका रिप्रोडक्शन कंटिन्यू होता है, ठीक है। अब जब हम ह्यूमन्स की बात करेंगे ना, तो मैं ह्यूमन्स वालों को समझा दूंगी कि अब क्या किस तरह होगा। सबसे पहले तो हम फ्लावरिंग प्लांट की बात करेंगे, लेकिन पहले इस स्लाइड में देख लेते हैं क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, वहाँ पर फ्यूजन होता है गैमेट्स का। गैमेट्स का फ्यूजन होता है, फ्यूजन मैंने बताया था 2 चीजें मिलती हैं, मान लो मैं फीमेल में ले लूंगी एग है, ये मेल का स्पर्म है, इन दोनों का फ्यूजन होता है, जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। ये मैं अभी ऐसे ही बोल रही हूँ जल्दी जल्दी, इस पर ध्यान इतना मत देना, ठीक है, क्योंकि आपको अच्छे से डिटेल में वहीं पर समझाऊंगी मैं। और इनके ऑफस्प्रिंग वेरिएशन शो करते हैं ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ जीन्स। बेटा अगर एक ही पेरेंट होगा तो ऑफकोर्स वो आइडेंटिकल ही होगा पेरेंट के, लेकिन भाई दोनों पेरेंट्स की कुछ ना कुछ जीन्स आ रही हैं आपके अंदर, तो यानी आपके अंदर थोड़ा वेरिएशन दिखेगा, ठीक है। तो इस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है बाय मियोसिस। मियोसिस के थ्रू क्या होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, यानी फ्यूजन होगा गैमेट्स का, लाइक दिस फ्यूजन होगा गैमेट्स का, जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, फिर एक एम्ब्रियो यानी एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। एडवांटेज क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, कि यहाँ पर वेरिएशंस होती है, यानी एवोल्यूशन पॉसिबल है, यानी कुछ ना कुछ नया नया एवोल्यूशन आता रहता है जिंदगी में।
और डिसएडवांटेज क्या है बेटा, ये स्लोअर प्रोसेस है और इसमें 2 पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। एक ही पेरेंट्स से काम नहीं चलता, यहाँ पर 2 लोगों की ज़रूरत होती है जैसे कि आए मेरी आवाज़ आ रही थी? 1 सेकंड, हाँ, आ रही होगी। एक्चुअल में मैं अपना माइक कनेक्ट करना भूल गई थी, वो शुक्र है मुझे दिख गया। यस, चलो कोई नहीं, आ रही होगी, फिर भी मेरी आवाज़ इतनी हल्की नहीं है, ठीक है। तो हाँ जी, तो यहाँ पर क्या होता है, 2 पेरेंट्स की ज़रूरत होती है और 2 पेरेंट्स होना कंपलसरी है। हर एक फीमेल को मेल की ज़रूरत होती है और हर एक मेल को फीमेल की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इट इन्वॉल्व्स 2 पेरेंट्स, ठीक है। और स्लोअर प्रोसेस आपको खुद दिख जाएगा, ठीक है। इतनी आसानी से नहीं हो जाते बच्चे बेटा, टाइम लगता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, फ्लावरिंग प्लांट्स का और ह्यूमंस का, ठीक है। अच्छा, मैंने सोच रही थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले ह्यूमंस का पढ़ा देती हूँ, यानी पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा देते फिर एसेक्सुअल पढ़ा देते हैं, लेकिन लास्ट तक बनने के लिए मुझे पता था बच्चे देख ही लेंगे। ह्यूमंस का मैंने सबसे एंड में ही रखा है। आई नो यू ऑल, लास्ट में ही देखो। अब कुछ बच्चे होंगे जो कि डायरेक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर ही समझ जाएंगे। हाँ बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ज़रा क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, आई अंडरस्टैंड, मानती हूँ, और उसकी नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए। तो फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें, अच्छा भाई प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन होता है? हाँ जी बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता। प्लांट्स में भी मेल और फीमेल होती हैं। अच्छा, कौन करता है भाई उसमें, कौन है ऐसी चीज़? बेटा वहाँ पर फ्लावर है। फ्लावर खाली अपने लवर्स को देने के लिए ही नहीं होता, आपका रिप्रोडक्शन ही करते हैं फ्लावर्स। फ्लावर्स में भी रिप्रोडक्शन होता है। यस, फ्लावर्स आपके खाली अच्छी फ्रेगनेंस के लिए, आपको कोई लवर्स को देने के लिए, कुछ ग्रीवनेंस, कोई ओकेजन्स के लिए ही नहीं होते, वो वहाँ पर फ्लावर्स में एक्चुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होता है। पूरे प्लांट्स का रिप्रोडक्शन का हो रहा है, फ्लावर्स में हो रहा है। तो फ्लावर्स भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हर किसी की लाइफ में, ठीक है। रोज डे पर रोज नहीं आया, ठीक है। तो बस चलो स्टार्ट करते हैं। तो रिप्रोडक्शन तो हमें पता है कि क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पता है हमें क्या होता है। फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन होता है थ्रू फ्लावर्स, यानी जो कि हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फ्लावर को समझने के लिए पहले हम पढ़ेंगे फ्लावर का डायग्राम। तो बेटा फ्लावर ना ऐसा होता है, आपको दिखेगा, ये मैंने पूरा एक अंदर का स्ट्रक्चर दिखा रखा है, तो आप यहाँ पर देखेंगे। जस्ट अ मिनट, मैं कलर चूज कर लूँ। ग्रीन नहीं, ऑरेंज ले लेते हैं, चलो। तो बेटा ये होता है हमारा फ्लावर, और इस फ्लावर में हम देखेंगे खूबसूरत खूबसूरत पेटल्स होते नहीं होते, प्यारे से बहुत खूबसूरत खूबसूरत पेटल्स होते हैं, रोज पेटल्स। आई लव रोजेस, ऑनेस्टली मुझे रोजेस बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे और कोई फ्लावर्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है, बट रोजेस मुझे अच्छे लगते हैं, रोज पेटल्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये पेटल्स होते हैं, ठीक है, ये पेटल्स होते हैं, और इनके नीचे आप देखोगे ना, ऐसा कोई डंडी लगी होती है जिसको बोलते हैं यहाँ पर पेडिसल। क्या रखा है? पेडिसल। और ये बेसल पार्ट, मतलब ऐसा फूल सा पार्ट होता है जिससे फ्लावर अटैच्ड होता है बेटा, वो होता है रिसेप्टिकल। और यहाँ से छोटी छोटी सी पत्तियां सी निकल रही होती हैं, ये होती हैं आपकी सेपल्स। क्या होती हैं? सेपल्स, ठीक है। ये तो ठीक है बेटा, ये सारे क्या है, ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये रिप्रोडक्शन में मदद नहीं करेंगे। ये हाँ प्रोटेक्शन करते हैं, फ्लावर को सपोर्ट देते हैं। इनका काम एक तरह से प्रोटेक्शन है, मतलब एक तरह से रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल रिप्रोडक्शन तो कुछ कोई और कर रहा है। एक्चुअल रिप्रोडक्शन में कौन आता है? एक्चुअल रिप्रोडक्शन में हमारा एक मेल पार्ट आता है, एक फीमेल पार्ट आता है। फ्लावरिंग प्लांट में मेल पार्ट को हम कहते हैं स्टेमिन, और फीमेल पार्ट को हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट में कार्पेल भी कह सकते हैं या पिस्टल भी कह सकते हैं, इसके दोनों ही नाम सही हैं, ठीक है। तो फ्लावरिंग प्लांट में स्टेमिन, कार्पेल या पिस्टल होता है, ठीक है। स्टेमिन में हमारी 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारा एंथर, एक होता है हमारा फिलामेंट, ठीक है। और ये कैसा दिखता है, क्या है, आप यहाँ पर आकर देखेंगे। ये हमारा बेटा आपको दिख रहा है दिस, ये येलो येलो है और यहाँ पर ये ब्लैक ब्लैक लाइन है। ये ऊपर जो येलो येलो वाला पार्ट है दिस इज एंथर, और नीचे फिलामेंट। और इसमें कार्पेल पिस्टल में ना हमारा कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है दिस, ठीक है। और ये है हमारा किसका स्ट्रक्चर? ये कार्पेल पिस्टल का स्ट्रक्चर है। इसमें ये जो ऊपर हार्ट शेप टाइप आपको दिख रहा है ना बेटा, ये दिस इज द स्टिग्मा, ये होता है स्टिग्मा। दिस इज स्टाइल, जो कि एक स्टॉक टाइप है, और नीचे जो पार्ट है दिस इज ओवरी। क्या है? ये ओवरी है। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये तीनों चीजें हमारी किस में आती हैं? कार्पेल या पिस्टल का पार्ट है। अब आता है यहाँ पर, इसमें आ जाए। तो एक फ्लावर में ना 4 वर्ल्ड्स होते हैं, 4 वर्ल्ड्स होते हैं। वर्ल्ड एक तरह से कलेक्शन होता है, यानी काफी सारे लोग चीजों का गुस्सा। तो बेटा कैलिक्स किसको बोलते हैं? सेपल्स को कहते हैं। एक्चुअली काफी सारे सेपल्स को अगर मिला देंगे इट विल कॉल्ड एज कैलिक्स। कोरोला इज द पेटल्स, काफी सारे पेटल्स को बोलेंगे कोरोला, ठीक है। एंड्रोशियम गाइनोशियम बोलते हैं, जब स्टेमेंस काफी सारे होंगे हम बोलेंगे एंड्रोशियम, और गाइनोशियम बोलते हैं हम उसको जब कार्बन बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। तो एंड्रोशियम जो है वो ग्रुप ऑफ स्टेमेंस होते हैं होंगे, और गाइनोशियम इन द ग्रुप ऑफ कार्पल्स होती है, ठीक है।
तो सेपल्स क्या करते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, वो फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं इन द बर्ड स्टेज। जब फ्लावर बर्ड की फॉर्म में होता है ना, बंद होता है, तो फिर उसमें कौन प्रोटेक्ट करेगा, आपके सेपल्स प्रोटेक्ट करेंगे। और कोरोला जो कि हमारे पेटल्स, कोरोला जो है वो क्या है, पेटल्स है, वो ब्राइटली कलर्ड होते हैं, वो पॉलिनेटर्स को, बेटा अब ये मैं बता दूंगी पॉलिनेटर्स क्या होते हैं, वो मैं बता दूंगी। और एंड्रोशियम इन द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और गाइनोशियम इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सी बातें हैं। ठीक है, अब आता है हमारा बेटा दो तरह के टाइप्स ऑफ फ्लावर्स होते हैं। एक होता है हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर और एक होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर होता है जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट प्रेजेंट होता है, या तो खाली स्टेमन प्रेजेंट होगा या तो खाली कार्पेल प्रेजेंट होगा। लेकिन बाइसेक्सुअल फ्लावर वो वाले फ्लावर होंगे जिसमें दोनों ही प्रेजेंट होंगे, मेल भी प्रेजेंट होगा फीमेल भी होगा, मेल भी प्रेजेंट है और फीमेल भी प्रेजेंट है। लेकिन यूनिसेक्सुअल फ्लावर में या तो इधर मेल प्रेजेंट होगा या फिर इधर फीमेल प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो मेल या तो फ्लावर में खाली स्टिग्मा मतलब कार्पेल होगा, या फिर खाली आपका स्टेमन होगा। लेकिन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में क्या होता है, दोनों होते हैं। ठीक है, आपका कार्पेल भी होता है और वो भी होता है, स्टेमन भी होता है। ये आपको जो मैंने दिखाया है ये आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर दिखाया है। ठीक है, इसके बाद आता है कि थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं स्टेमन के बारे में। हर स्टेमन में दो चीज़ होती है, एक होता है एंथर, एक होता है फिलामेंट। एंथर ये जो आपको दो ऐसा दिख रहा है ना, दो इस टाइप के पार्ट्स दिख रहे हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड एंथर, इनको हम एंथर बोलते हैं। एंथर ना मेल गैमेट्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, मेल गैमेट्स बनाते हैं। और वो मेल गैमेट्स का नाम है पॉलन ग्रेन्स। क्या है, पॉलन ग्रेन्स। मैंने बताया था गैमेट्स बनते हैं, सेक्सल्स बनते हैं, जिनकी वजह से ही रिप्रोडक्शन होता है, तो वो क्या है, पॉलन ग्रेन्स है। फिलामेंट एक स्टॉक है जो कि एंथर से जुड़ी हुई है। ठीक है, बस एक स्टॉक है, नीचे स्टॉक है जो कि एक एंथर से जुड़ी हुई है, जो कि आपके बेसल प्लांट से जुड़ी होती है फ्लावर से। ठीक है, पोलन ग्रेन एक मेल गैमेटोफाइट है, यानी एक मेल गैमेट है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है फीमेल गैमेट जो कि हमारा कार्पेल या पिस्टल होता है। इसमें हमारा आता है स्टिग्मा, जो कि ये है ऊपर हार्ट शेप जो मैंने आपको दिखाया, ये स्टिग्मा है, जो कि स्टिकी सरफेस होता है जो कि पॉलिन ग्रेन को रिसीव करता है। इसी पर आकर पॉलिन ग्रेन छिड़कते हैं, हम खुद नहीं छिड़कते, हाँ कहीं कहीं खुद छिड़कते थे, लेकिन हाँ पॉलिनेटर्स आते हैं जो कि आपका ट्रांसमिशन करेंगे पॉलिन ग्रेन का स्टिग्मा की तरफ, क्योंकि दोनों पेरेंट्स को, दोनों की गैमेट्स को फ्यूज होना होता है। तो यहाँ पर आकर कौन बैठेगा, यहाँ पर पॉलिन ग्रेन्स आएंगे। स्टाइल होता है, पैसेज होता है जहाँ से पॉलिन ट्यूब ग्रोथ होती है। पॉलिन ट्यूब क्या होती है मैं आपको बता दूंगी। ओवरी में बेटा ओव्यूल्स होते हैं। ओव्यूल्स क्या होते हैं, एक फीमेल गैमेट होता है। ठीक है, जैसे कि मेल गैमेट क्या था, पॉलिन ग्रेन था, और ओवरी में हमारे ओव्यूल्स होते हैं जो कि हमारा क्या है, फीमेल गैमेट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है हमारा पॉलिनेशन। अब बेटा मेल है फीमेल है, अब बेटा उनको दोनों को लाइक साथ आना पड़ेगा, किसी ना किसी तरह दोनों को गैमेट्स अपने साथ करने पड़ेंगे ताकि फ्यूजन हो पाए और एक नया प्लांट नई जनरेशन हो, नया प्लांट आए, मतलब एक नई जनरेशन आए। दोनों को उनके गैमेट्स को दोनों को फ्यूज होना ही पड़ेगा। अब उनको मान लो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में यानी मेल भी है उसमें और उसमें फीमेल भी है। लेकिन अगर मान लो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, मान लो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, तो क्या होगा, यूनिसेक्सुअल यानी एक जगह मेल बैठा है, एक जगह फ्लावर मेल का है और यहाँ पर कहीं बैठी है फीमेल। अब इनको तो भाई अपना मेल गैमेट तो क्या करना है, पहुंचाना है फीमेल के पास, तभी वो कुछ ना कुछ हो पाएगा, वरना तो नहीं हो सकता, वरना तो कुछ होगा ही नहीं, कुछ काम ही नहीं है, मतलब ही नहीं बनता कितना भी कर लो। तो बेटा उसके लिए ना कुछ विंड होती है, वाटर होता है, या फिर कोई पॉलिनेटर्स होते हैं। पॉलिनेशन यानी अपने जो गैमेट है वहां पर ट्रांसफर करने के प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम दी एंथर, एंथर पर पॉलिन ग्रेन्स ग्रो हो रहे हैं स्टिग्मा तक पहुंचाने के लिए, उसको प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन बेटा सेल्फ भी हो सकता है, क्रॉस भी हो सकता है। सेल्फ पॉलिनेशन होता है जब सेम ही फ्लावर हो या सेम ही प्लांट हो। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हो, दो केसेस हो सकते हैं कि अगर मान लो एक ही प्लांट में, मान लो एक सेकेंड, हाँ हाँ मैं कलर दूसरा चेंज कर कर अच्छा सा कलर लूँ, ग्रीन ले लेते हैं। तो मान लो कि एक ही प्लांट है, ये रहा फूल, और इसी में आपका वो है फीमेल है और इसी में आपका मेल है, यानी स्टेमन भी यहीं पर है और आपकी कार्पेल पिस्टल भी यहीं है। तो बेटा यहाँ से तो हो जाएगा पॉलिनेशन, ये सेल्फ पॉलिनेशन का टाइप है। लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन एक तरीके से और हो सकता है कि यहाँ पर एक फूल है, यहाँ मेल वाला फूल है, यहाँ फीमेल वाला फूल है, तो ये दोनों भी बेटा सेल्फ पॉलिनेशन का ही का पार्ट करेंगे, क्योंकि सेम प्लांट है, सेम प्लांट है, सेम प्लांट में या सेम फ्लावर वाला जो होता है वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। लेकिन अगर एक प्लांट ये रहा और एक प्लांट ये रहा, तो बेटा ये होता है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन, कि दोनों प्लांट्स अलग हैं और इनमें क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। अब इनको पहुंचाने के लिए, ट्रांसमिशन के लिए बेटा कुछ लोग चाहिए होते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया कि सेम स्पीशीज के ही हों, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाई यहाँ पर रोज का फूल है और यहाँ सनफ्लावर है, दोनों पॉलिनेशन कर रहे हैं, नहीं बेटा कुछ नहीं होता, रोज रोज से ही करता है और सनफ्लावर सनफ्लावर यानी एक ही स्पीशीज से ही होगा, अलग अलग स्पीशीज से नहीं हो जाएगा, रोज और सनफ्लावर नहीं मिल जाएंगे। ठीक है, तो बस। और अच्छा, अब इनको पहुंचाने के लिए, मेल गैमेट पहुंचाने के लिए फीमेल के पास, क्योंकि फीमेल तो भाई चलकर आएगी नहीं, फीमेल तो भाई नाराज रहती है हर वक्त, फीमेल के पास मेल को चलकर जाना ही पड़ता है।
ठीक है, फीमेल का तो काम ही है नाराज होना, फीमेल का नाराज ही रहेगी हमेशा, मेरे को आकर मनाना पड़ता है, तो उसको आने के लिए मनाने के लिए उसको चाहिए होते कुछ एजेंट्स। वो कुछ एजेंट्स हायर करता है कि भाई मेरा मेल गारमेंट फीमेल तक पहुंचा दो, वो नाराज बैठी है, मेरा गिफ्ट पहुंचा दो फीमेल तक, वो खुश हो जाएगी। तो वो हायर करते हैं कुछ एजेंट्स। एजेंट्स में उसके पास एजेंट्स होते हैं, विंड होती है, हवा होती है, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, या पानी होता है, या बर्ड्स या बैट्स होते हैं। तो विंड वाले को ये एनेमोफिलस ये अभी रहने दो, अभी के लिए रहने दो, ये मैंने लिख दिया था बट रहने दो, इतना ज़्यादा रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसको हटा दो। तो उसने हायर करे कुछ लोग, क्या करे, मेल ने हायर करे कुछ लोग। पहली हायर करी विट, मान लो मेज है या वीट है, तो वो क्या करेगा, अपने पॉलिंग ग्रेन्स थोड़े लाइट रखेगा ताकि विंड उसको उठाकर फीमेल के पास ले जाए। यह होगा इंसेक्ट। इंसेक्ट में जैसे हमारा आ गया हनी बी। हनी बी बैठी मेल प्लांट पे, उसने हायर करा और उसने अपने ऊपर चिपका लिए अब उसके गिफ्ट, यानी पॉलिंग ग्रेन चिपका लिया, और पॉलिंग ग्रेन चिपका कर क्या कर गया, वो फीमेल के पास ले गई, हनी बी आ गई, हनी बी आई और उसके गिफ्ट पहुंचा दिए किसके पास, फीमेल के पास। ठीक है, तो इस तरह पॉलिनेशन हो गया। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल में आ गया रोज और सनफ्लावर। वाटर से भी होता है, वाटर में मान लो पानी है, तो पानी में भी पानी मदद कर देता है मेल की कि चलो ठीक है भाई, तुम पानी वाले एक्वेटिक प्लांट हो, तो हम क्या करते हैं, मैं मदद कर देता हूँ तुम्हारी फीमेल को मनाने के लिए, तो वेलिस्नेरिया आ जाता है, जोस्टेरा आ जाता है। वेलिस्नेरिया मैंने एग्जांपल दिया। और बर्ड्स भी होते हैं, बैट्स भी होते हैं, जैसे कि हिबिस्कस में या बनाना में, जो कि आपकी मदद करते हैं पॉलिनेशन में, मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचाने के लिए, पॉलिन ग्रेन को फीमेल तक पहुंचाने के लिए, यानी ओव्यूल तक पहुंचाने के लिए। ओव्यूल इज अ मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। ठीक है, तो पॉलिन ग्रेन सबसे पहले पहुंच गए। अब क्या करा भाई, मान लो हनी बी आई, हनी बी ने पॉलिन ग्रेन लिया अपने पास से और पहुंचा दिया कहाँ पे, फीमेल के पास। स्टिग्मा पर पहुंच गया। स्टिग्मा क्या करेगी, पोलन ट्यूब बनाएगी। ठीक है, आपको दिखाती हूँ, मान लो ये स्टिग्मा है हमारी, इट्स लाइक दिस, और नीचे मेरे पास ये ओवरी है। ओवरी के अंदर मेरे पास क्या है, कुछ ओव्यूल, मान लो एक ओव्यूल प्रेजेंट है, मान लो, ठीक है। यहाँ मेरे पास आ गए पॉलिन ग्रेन, पॉलिन ग्रेन आ गए। अब इन पॉलिन ग्रेन से क्या हो रहा है, मेरे लिए तो एक पॉलिन ग्रेन काफ़ी है, मैं थोड़ी ये छोटी करूँ। पॉलिन ग्रेन से बेटा बनती है एक ट्यूब नीचे तक, और वो अटैच हो जाती है टू ओव्यूल। ठीक है, एक ट्यूब बनती है और इस ट्यूब को बोलते हैं पॉलिन ट्यूब। पॉलिन ट्यूब होती है, पॉलिन ट्यूब जो है वो स्टाइल की तरफ ग्रो होती है और ओव्यूल तक पहुंच जाती है। मेल गैमेट रिलीज हो जाता है और फ्यूज कर देता है एक्सेल के साथ और बना देता है जाइगोट। यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉलिन ग्रेन पॉलिन ट्यूब के थ्रू पहुंच रहा है ओव्यूल के पास, और ओव्यूल और मेल गैमेट दोनों फ्यूज होकर बना रहे हैं एक जाइगोट। ठीक है, अब बात आती है कि ठीक है, ये तो हो गया हमारा पूरा पॉलिनेशन वगैरह सब कुछ हो गया, मेल का गिफ्ट फीमेल के पास पहुंच गया, सब हो गया, जाइगोट भी बन गया। ठीक है, तो बेटा जाइगोट बन जाता है एक एम्ब्रियो, यानी एक बेबी प्लांट बन जाएगा, बेबी प्लांट बनेगा उसे उससे। और जो ओव्यूल होता है ना, ओव्यूल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है सीड में, और ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। ठीक है, ओव्यूल फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट जो होता है वो एम्ब्रियो बन जाता है, एक बेबी प्लांट बन जाता है, और ओव्यूल बन जाती है सीड, और ओवरी बन जाती है फ्रूट। ठीक है, तो आप जब भी एक एप्पल खाते हैं, तो एप्पल में जो आपको यहाँ पर छोटे 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 ब्लैक ब्लैक बीज नजर आते हैं, दैट इज ओव्यूल, और ओवरी क्या है, आपका फ्रूट है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ लेते हैं सीड जर्मिनेशन। जर्मिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर सीड जो है एक नए प्लांट में ग्रो होती है। कुछ भी नहीं है, सीड लो बो दो, एक नया प्लांट खुद बनने लगेगा, ये तो हमें पता है एक सूटेबल कंडीशन में। इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो प्रेजेंट इनसाइड द सीड। जो कि सीड में जो एम्ब्रियो प्रेजेंट है उसी से बिगिनिंग होती है ग्रोथ की। अब सीड जर्मिनेशन में कुछ चीजें होती हैं, यहाँ लिखिए सीड कोड, कॉटिलेडन्स, रेडिकल, प्रिम्यूल, माइक्रोपाइल। तो बेटा सीड कोड क्या होता है, मान लो कोई भी सीड है, ये मान लो मेरी ये सीड है, ठीक है, और इस सीड के ना बाहर में एक कवरिंग होती है, उसको हम बोलते हैं सीड कोड। अब भाई कोई भी चीज की कवरिंग हो, सीड कोड को, इस सीड कोड को बोलते हैं टेस्टा। क्या बोलते हैं, टेस्टा बोलते हैं। अब भाई कोई भी चीज बाहर प्रेजेंट है, कपड़े हमने पहन रखे, तो हमें कपड़े क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो यानी यहाँ पर ये क्या कर रहा है, सीड कोड प्रोटेक्ट कर रहा है सीड को। कॉटिलेडन्स, कॉटिलेडन्स ना सीड में प्रेजेंट होते हैं, जो कि खाने स्टोर करते हैं, इनका काम क्या है, खाने स्टोर करते हैं एम्ब्रियो के लिए। रेडिकल जो होता है ना, रेडिकल जो होता है वो रूट की टिप होती है, रेडिकल, हाँ रूट टिप होती है। रेडिकल ना कुछ आपकी नीचे की साइड प्रेजेंट होगी, वो रूट टिप भी नहीं बोलूंगी मैं, रेडिकल रूट कैप होता है, मतलब एक तरीके से। तो रेडिकल क्या करती है, रूट्स बनाती है, ठीक है, और प्लूम्यूल जो है वो शूट बनाता है, शूट यानी स्टेम बनाती है। रेडिकल विल फॉर्म द रूट्स एंड प्लूम्यूल विल फॉर्म द शूट यानी स्टेम। माइक्रोपाइलर रीजन इन द टाइनी पोर होता है, जो कि
आपकी सीट में ना छोटे छोटे पोर्स होंगे जो कि मे बी आपको नजर आ जाए, मे बी नहीं नजर आए। तो माइक्रोपाइल्स क्या करेंगे, वो कुछ टाइनी छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि आपके मदद करेंगे कि सीट के अंदर पानी चला जाए। ठीक है, पानी भी तो जरूरी है सीट जर्मिनेशन के लिए। तो बस यही है। अब नेक्स्ट हमारा आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस तो फाइनली आ गए, आप लोग भी खुश हो जाइए, मैं भी खुश हो गई, सब खुश हो गए। अब ह्यूमंस की बात करते हैं, क्योंकि भाई हमारे प्लांट से क्या काम, प्लांट से क्या काम है हमें, हमें तो ह्यूमन से काम है। हमें अपने बारे में पता होना चाहिए ना भाई, जरूरी जाहिर सी बात है, अपने बारे में पता होनी चाहिए सबको। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमंस में दो ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल होते हैं, फीमेल होते हैं, मम्मी होती है, पापा होते हैं। ठीक है, तो मेल और फीमेल में सबसे पहले कुछ इवेंट्स होते हैं बेटा। एक एज आती है आपकी, और वो एज जब आती है ना, तो आप ना क्या बनाते हैं, हमने गैमेट्स बनाते हैं। देखो प्लांट्स में तो कोई ऐसी एज नहीं होती, वहां तो भाई प्लांट मेच्योर हुआ, उसने अपने गैमेट्स बनाए, एक नया और प्लांट बना दिया। लेकिन यहाँ पर ना ह्यूमंस में एक एज होती है, उस एज को बोलते हैं प्यूबर्टी एज। प्यूबर्टी आती है, एक प्यूबर्टी एज होती है, जहाँ पर ना प्लांट क्या करते हैं, जहाँ पर क्या होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। इस एज में आकर आपके अंदर कुछ चेंजेस दिखेंगे, आप खुद नोटिस कर पाओगे वो चेंजेस, वो हम प्यूबर्टी आगे पढ़ेंगे। तो इसी एज में आपके ना गैमेट्स बनना स्टार्ट होते हैं, यानी सेक्स सेल्स बनना स्टार्ट होते हैं इसी एज में आके। और इस एज में काफ़ी सारी हमें चेंजेस हमें खुद नजर आने लगता है, लाइक अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन। जो कि आपकी एज है ना बेटा, वो क्या ही है, वो प्यूबर्टी एज ही चल रही है आपकी, प्यूबर्टी अभी चली रही होगी। किसी को हिट हो जाती है जल्दी, किसी को नहीं होती, कुछ नहीं कह सकते। तो प्यूबर्टी एज ऐसी होती है जो उसमें आपका गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यानी सेक्स सेल्स का पहले फॉर्मेशन होता है। सेक्स सेल का फॉर्मेशन होने के बाद बेटा, जब आप एक बड़े हो जाते हैं, आप अच्छे अच्छे खासे हो जाते हैं, अच्छे खासे बड़े हो जाते हैं, आप में नॉलेज आ जाती है, आप मेच्योर हो जाते हैं, तो आपके माँ बाप सोचते हैं कि अब आपकी शादी करवा देनी चाहिए। जब आपकी शादी करवाते हैं, तो कोई एक अच्छी सी लड़की ढूंढेंगे या कोई एक अच्छा सा लड़का ढूंढेंगे और वो आपकी शादी करवाएंगे। तो फिर वी विल आगे चल कर क्या होगा, यू विल प्लान अ बेबी। क्या आप सोचोगे कि लेट्स मेक अ बेबी। ठीक है, होना भी चाहिए, ठीक है, आगे पॉपुलेशन बढ़ानी चाहिए और अच्छा भी लगता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, तो आप ना एक बेबी प्लान करते हैं, तो फिर आप रिप्रोडक्शन करने के लिए आप का क्या होता है, आप दोनों यू डू कॉपुलेशन। कॉपुलेशन करते हैं, आप लोग क्या करते हैं, कॉपुलेशन करते हैं। ठीक है, कॉपुलेशन का मतलब ही ये होता है कि आप दोनों यू विल मेक अ बेबी, और उसमें क्या होता है, आप दोनों के गैमेट्स, मान लो ये आपका, ये फीमेल का गैमेट है और ये आप स्पर्म है, ठीक है, जो मेल गैमेट है, ये दोनों का फ्यूजन होता है। आता है मेल गैमेट और फ्यूजन होता है, और बेटा एक कुछ जाइगोट फॉर्म होता है। ठीक है, क्या फॉर्म होता है, जाइगोट फॉर्म होता है, और वो जाइगोट आगे चलकर होता रहता है, वो हम आगे अभी पढ़ लेंगे आगे। ठीक है, तो अब बस यही बात हमें आज पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन होगा मेल और फीमेल गैमेट का, वो एक प्रॉपर एक पर्टिकुलर एज पर होता है। फिर फर्टिलाइजेशन करते हैं हम लोग, फ्यूजन करते हैं उन गैमेट्स का, और जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, और फिर एक बेबी बन जाता है, एक डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, जो कि आपका पूरा जेस्टेशन पीरियड होता है, यानी प्रेगनेंसी पीरियड होता है। वहाँ पर एक प्रेग्नेंट होगी लेडी, और प्रेग्नेंट होकर एक बेबी को जन्म देगी। ठीक है, अब आती है हमारी प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होती है, इट्स अ फेज, या आप एज बोलो, जब बॉयज जो और गर्ल्स होते हैं वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, एक न्यू बॉर्न बेबी सेक्सुअली मैच्योर नहीं होता, वो बाद में सेक्सुअली मैच्योर होना का मतलब ये नहीं है कि आप बस आप इंडिपेंडेंट हो गए, अब आपको कुछ भी करना है, आपको कोई नहीं रोकने वाला। नहीं बेटा, आप में कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ चेंजेस आएंगे, और आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ना, वो फंक्शन करना प्रॉपर करना शुरू कर देंगे, एंड इवन दे विल स्टार्ट टू ग्रो। ठीक है, गर्ल्स की एक प्यूबर्टी एज होती है 10 से 13 साल, और बॉयज़ की होती है 12 से 14 साल। बॉयज़ को प्यूबर्टी बाद में हिट करती है, गर्ल्स को पहले हिट कर जाती है। ठीक है, तो वैसे ये ऑन एन एवरेज एज है, सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, अब आता है कि कुछ चेंजेस हमें प्यूबर्टी में बॉयज़ में क्या देखने को मिलते हैं। बॉयज़ में देखोगे, जब प्यूबर्टी हिट होती है ना, तो उनके मुंह पर बाल आने लगते हैं, बियर्ड आने लगती है, मूछें आने लगती हैं, चेस्ट पर इंटरार्म्स पर बाल आने लगते हैं। बेटा बचपन से तो आपके अंडरआर्म्स में बाल नहीं होते हैं, बचपन में तो आपके चेस्ट पर बाल नहीं होते हैं, वो एक प्यूबर्टी एज पर आने पर होते हैं। ठीक है, वॉइस उनकी डीपन हो जाती है। यस, प्यूबर्टी आने पर उनकी वॉइस डीपन हो जाती है। वॉइस बॉक्स जो है ना, लैरिंग्स दैट ग्रोज, और एडम सैंपल जो है, जो इट बिकम्स विजिबल। आप देखोगे लड़कों में, जब जब वो प्यूबर्टी हिट हो जाती है, बड़े लड़कों में आप देखोगे जो अडल्ट होते हैं, उनमें आप देखोगे कि उनके यहाँ गर्दन पर ना एक एडम्स एप्पल होता है। ठीक है, वो ज़्यादा ग्रो हो जाता है, और ठीक है, उन लड़कों की वॉइस डिपेंड हो जाती है। शोल्डर ब्रॉडन हो जाते हैं, मसल्स डेवलप होती हैं लड़कों में, ग्रोथ ग्रोथ होने लगती है, ग्रोथ स्पर्ट रैपिड इंक्रीज हो जाने लगता है हाइट में। एकदम देखते हो भाई, लड़कों की हाइट एकदम इंक्रीज हो जाती है, भाई वो कैसे होती है बेटा, उनको प्यूबर्टी हिट हो जाती है। ठीक है, टेस्टिस स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म,
टेस्टिस जो है ना एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मैं आपको आगे दिखाऊंगी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जब पढ़ेंगे, और वहाँ पर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आने लगती है, सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे पीनिस एंड टेस्टिस विल ग्रो इन साइज, ठीक है। अब आता है गर्ल्स में भी कुछ चेंज आते हैं, खाली बॉयज में नहीं, गर्ल्स में भी चेंज आते हैं। गर्ल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है, यस, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है ड्यू टू एस्ट्रोजन, ये एक हार्मोन है, ठीक है। एस्ट्रोजन इज अ हार्मोन जो कि हमारे गर्ल्स में होता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन के रिलीज होता है, और एस्ट्रोजन रिलीज होने से आपका ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होने लगता है, ठीक है। ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होने जाती है। हिप्स ब्रॉडन हो जाते हैं टू सपोर्ट चाइल्ड बर्थ। बेटा हिप्स का ब्रॉडन होने का यही मतलब है कि आपका चाइल्ड बर्थ अच्छे से हो पाए, प्रॉपर हो पाए, तो इसीलिए सपोर्ट करने के लिए हिप्स ब्रॉडन होते हैं। बॉडी हेयर्स ग्रोथ होते हैं, अंडर आर्म्स में प्यूबिक एरिया में हेयर्स आने शुरू हो जाते हैं, अंडर आर्म्स में हेयर्स आना शुरू हो जाते हैं, मेंस्ट्रुएशन बिगिंस हो जाती है, यानी फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, ये मेंस्ट्रुएशन वाला पार्ट मैं आपको बताऊंगी अभी। ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग ओवा, यानी एक्स रिलीज होने लगते हैं, यानी आपके गैमेट्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, उनको रिलीज होने स्टार्ट हो जाएगा, और हाइट भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। ग्रोथ स्पर्ट ड्यूरिंग अर्ली प्यूबर्टी, प्यूबर्टी की स्टार्टिंग में जैसे आपको प्यूबर्टी हिट होगी वहां पर लड़कियों की हाइट बढ़ती बढ़ती है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट चीज क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बेटा सब चीज़ें समझने से पहले कि क्या होता है आपको अपने बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। बेटा आपका मेल का ना ऐसा रिप्रोडक्टिव सिस्टम इस तरीके का दिखता है, ठीक है। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि जो आ रही हूँ, तो आपको दिखेगा मेल में होता है एक टेस्टिस, स्क्रोटम, एपिडिडमाइनस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा एंड पीनिस। अब बात आती है क्या क्या है, हमें तो ऐसे समझ आएगा नहीं। तो बेटा आपको दिखेगा दिस इज द मेल, जो मैं थोड़ा डार्क कलर लूँ, ये आपका है पीनिस। व्हाट इज दिस, इट इज द पीनिस, ठीक है। ये इस तरह का पीनिस होता है, ठीक है। और इसके बराबर में एक छोटा सा पाउच टाइप लटक रहा होता है, और उस पाउच को ना बेटा स्क्रोटम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। दिस इज पीनिस एंड दिस इज स्क्रोटम। और इस पाउच के अंदर बेटा क्या होता है, एक टेस्टिस होता है। टेस्टिस क्या है, टेस्टिस वही जगह है जहां पर आपके स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म्स फॉर्मेशन आपका टेस्टिस में होता है, ठीक है। अब टेस्टिस के ऊपर ना बेटा आप यहाँ देखोगे, दिस इज, ये क्या है, ये टेस्टिस के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा ना, और ये यहाँ से यूं घूमकर यहाँ से यूं हो रहा है। तो मैं आपको बता देती हूँ क्या 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 हो रहा है, तो मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। टेस्टिस के ऊपर ये जो आपको दिख रहा है ना, दिस, बेटा ये क्या है, ये एपिडिडमाइनस है। क्या है, एपिडिडमाइनस है। और फिर हमारा आता है इस वास्ट डिफरेंस। मैं ना आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ऐसे समझ नहीं आएगा। वाइट कलर की ब्लू कलर ले लेते हैं, पिंक लेते हैं। बेटा ये टेस्टिस है आपका, टेस्टिस के ऊपर आपकी ये आ गया आपका एपिडिडमाइनस, और यहाँ से बेटा आपकी निकल रही होती है क्या, वास्ट डिफरेंस। जितना अभी आपके एनसीईआरटी में लिखा है ना, मैं आपको बस इतना ही बता रही हूँ, ठीक है। जितना आपके एनसीईआरटी में, ठीक है। हाँ गया, हाँ जी। ये क्या है, एपिडिडमाइसिस है, एपिडिडमाइसिस, एंड दिस इज द वास्ट डिफरेंस। आपके क्या हो गया, यहाँ पर टेस्टिस में स्पर्म्स की फॉर्मेशन हुई, एपिडिडमाइसिस में गए, फिर यहाँ से वास्ट डिफरेंस से बेटा बाहर जाते हैं टुवर्ड्स द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा आपकी एक कॉमन डक्ट है, यहाँ पर एक कॉमन डक्ट आती है जहाँ से आपका यूरिन भी पास होता है, और वहीं से आपके स्पर्म्स भी बाहर निकलते हैं, यस, स्पर्म्स भी बाहर निकलते हैं, और वहीं से आपका यूरिन भी पास होता है। तो इस टेस्टिस हमने पढ़ लिए, टेस्टिस में स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, मेल हार्मोन्स यानी टेस्टोस्टेरोन भी प्रोड्यूस होता है। स्क्रोटम एक सैक है जो कि टेस्टिस को होल्ड कर रहा है ताकि बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है। एपिडिडमाइसिस के स्पर्म्स को टेम्परली स्टोर करता है। वास्ट डिफरेंस क्या है, स्पर्म की डक्ट है, वो टेस्टिस से यूरेथ्रा तक आपको स्पर्म्स लेकर जाएगा। और सेमिनल वेसिकल बेटा क्या है कि यहाँ पर आपको ना बीच में दिखेगी, मैं दिखाती हूँ यहाँ ना बेटा, ये जो आपको दिख रहा है ना, दिस इज द सेमिनल वेसिकल, जो कि ना अपनी कुछ सिक्रीशन देता है। क्या देता है, अपनी कुछ सिक्रीशन देता है स्पर्म्स को। आपने कभी भी ऐसा नहीं होगा, कभी भी ऐसा होगा, स्पर्म्स आपको कभी भी इस तरह नहीं निकलते। स्पर्म्स निकलेंगे एक लिक्विड में, एक ऐसा व्हाइट कलर फ्लूइड लिक्विड होता है जिसमें बेटा वो होता है आपका सीमेन निकलता है। जब भी आपका पेनिस से वो निकलता है, फ्लूइड निकलता है, वो सीमेन होता है, और उसमें स्पर्म होता है। उस सीमेन में ना बेटा कुछ आपके विटामिन रिच होते हैं, न्यूट्रिएंट रिच होता है, यानी फ्रक्टोस होता है उस सीमेन में। प्रोस्टेट ग्लैंड भी अपने कुछ सिक्रीशन डालता है उसमें, उसी सीमेन में प्रोस्टेट ग्लैंड स्पर्म्स में डाल देता है ताकि वो एक्टिवेट कर सकते हैं स्पर्म्स को। यूरेथ्रा से कॉमन पैसेज है यूरिन और सीमेन का, और सेम टाइम पर कुछ भी नहीं आएगा, यानी ऐसा नहीं है सेम टाइम पर यूरिन या स्पर्म आ गए, नहीं ऐसा नहीं है। स्पर्म्स अपने टाइम पर निकलेंगे, और आपका सीमेन अपने टाइम पर रिलीज होगा, और यूरिन अपने टाइम पर रिलीज होगा, इट डिपेंड्स। एंड पेनिस इज द ऑर्गन फॉर ट्रांसफर स्पर्म इनटू द फीमेल बॉडी, ठीक है। अब आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
हाँ जी, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारी कुछ चीज़ें होती हैं, वो बहुत छोटा सा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कॉम्प्लेक्स नहीं है मेल्स की तरह, क्योंकि फीमेल्स कॉम्प्लेक्स होती ही नहीं है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारा होता है एक ओवरी, टू ओवरीज आर प्रेजेंट इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इन ओवरी से ना एक डक्ट जुड़ी हुई होती है, ठीक है, एक डक्ट जुड़ी हुई होती है, ये इनसाइड द बॉडी होता है, आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, ठीक है, ये डक्ट जुड़ी हुई होती है ओवरी से, और उस डक्ट का नाम है ओवी डक्ट, ठीक है। और ये जो डक्ट जाकर कहाँ जुड़ रही है, आपके यूट्रस में जुड़ रही है, जहां पर आपका बेबी ग्रो होता है, ठीक है, जहां बेबी ग्रो होता है उसको बोलते हैं यूट्रस, और इस ओविडक्ट को हम फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब भी कहती हैं, फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, ठीक है। अब ये इस ओवरी में ना आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, एग्स प्रोड्यूस होते हैं, क्या प्रोड्यूस होता है, एग्स, यानी कि या ओवा बोल लो, एग्स बोल लो या ओवा बोल लो, ये प्रोड्यूस होता है आपके ओवरीज में, ठीक है, ओवरीज में आपके होंगे। इसके बाद यूट्रस को मोम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूट्रस को हम वोम भी बोलते हैं, और नेक्स्ट चीज अब आती है सर्विक्स। हाँ जी, तो यूट्रस में ये वाला जो पार्ट आता है ना बेटा, एक छोटा सा पार्ट होता है, बहुत छोटी सी ओपनिंग होती है, वो होती है सर्विक्स की ओपनिंग, बहुत ज्यादा छोटी होती है, लिटरली बहुत ज्यादा छोटी होती है, और ये होती है वजाइना। बेटा वजाइना से ना, सर्विक्स और वजाइना से बेबी यहाँ से डिलीवर होता है, ऑनेस्टली इट इज वेरी रियली पेनफुल, ऑफ कोर्स सोचते हुए भी बहुत आपको पेन ऐसा लगेगा कि कितना ज़्यादा पेनफुल होगा कि छोटी सी जगह से इतना बड़ा बेबी आपका बाहर निकलता है, ठीक है। तो यूट्रस में बेबी ग्रो होता है, एंड थ्रू सर्विक्स और वजाइना से बेबी विल कम आउट, ठीक है। यहाँ से दो चीज़ें आती हैं, या तो क्या होता है, बेबी कम आउट होता है, या फिर आता है आपका मेंस्ट्रुअल ब्लड, ठीक है। तो वो तो हम आगे पढ़ लेंगे। तो ओवरीज क्या होती हैं, आपकी ओवर प्रोड्यूस करेंगे और कुछ फीमेल हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करेंगे, जैसे कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ओविडक्ट जिनको हम फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, वो ओव्यूम को, यानी यहाँ से इन्होंने लिया, एग प्रोड्यूस हुआ, ये ओव्यूम जो है ना लेकर जाएंगी कहाँ पर, यहाँ फेलोपियन ट्यूब से लेकर जाएंगी कहाँ पर, वोम में। लेकिन बेटा यहाँ पर ना वोम में नहीं लेकर जाती हैं एक्चुअली में, कैरी ओव्यूम फ्रॉम ओवरी, वोम में नहीं जाता एग, एग हमारा कुछ यहाँ इस रीजन में आकर रुक जाता है, और इस रीजन को बेटा एम्पुलरी रीजन कहते हैं। ये आपका इतना डिटेल में है नहीं, बट मैं बता रही हूँ, एम्पुलरी एक रीजन है, एम्पुला, जहाँ पर आपकी एक्चुअल फर्टिलाइजेशन होती है, वहां पर आपके स्पर्म्स आएंगे, वहाँ मीट होगा, फ्यूजन होगा, एंड देन हल्के हल्के जाइगोट का फॉर्मेशन होता रहेगा। यूट्रस कहाँ है, जहाँ पर एम्ब्रियो डेवलप होता है एक बेबी में, और सर्विक्स स्टेट्स नैरो ओपनिंग बिटवीन यूट्रस एंड वजाइना, एंड वजाइना विल रिसीव स्पर्म ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स और बर्थ कैनॉल ड्यूरिंग डिलीवरी, ठीक है। तो वजाइना में क्या होगा, हम वजाइना का काम क्या है, वजाइना विल रिसीव दी स्पर्म्स, और वहाँ से स्पर्म्स जाएंगे आपके फेलोपियन ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब से आकर वहाँ पर हमारा फ्यूजन हुआ, फ्यूजन होकर फिर वो वॉर्म में आकर इम्प्लांटेशन वगैरह होता है, और वजाइना के थ्रू ही डिलीवरी हो जाती है। और इसको समझने के लिए मैं आपके लिए यहाँ पर एक बहुत प्यारा सा डायग्राम ले आई हूँ, जो कि आपको सब बता देगा, ठीक है। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन में, ठीक है। तो अब स्टार्ट करना है प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिया है, इसके बाद हमारा आएगा प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब क्या होता है, एक पीरियड आता है पूरा 28 डेज साइकिल में, रुक जाओ एक सेकेंड, 20 फीमेल्स में 28 डेज साइकिल में, 28 डेज की साइकिल होती है, उसमें एक पीरियड आता है जो कि एक ओव्यूलेशन पीरियड होता है, जिसमें क्या होता है, उस ओव्यूलेशन पीरियड में एग रिलीज होता है, एग रिलीज होता है फ्रॉम ओवरीज में से, जो हमने यहाँ पर पढ़ा था, यहाँ ओवरीज थी, इसमें से एग रिलीज होगा, और कहाँ होगा, फेलोपियन ट्यूब में आएगा, ठीक है। तो ओव्यूलेशन के टाइम एक एग, ओनली वन ओव्यूम एग रिलीज होगा, और एक ही ओवरी में से होगा, या तो लेफ्ट ओवरी में से हो सकता है या फिर राइट ओवरी में से हो सकता है, ठीक है। फिर क्या होता है, अब जब एग रिलीज होता है तो द एग विल वेट फॉर द स्पर्म्स, ठीक है। एग या तो क्या करेगा, वेट करेगा, अगर स्पर्म्स आ जाते हैं तो हमारा फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन विल हैपन, ठीक है। लेकिन अगर एग नहीं आएगा, इफ एग नहीं सॉरी स्पर्म्स नहीं आते हैं, एग तो रिलीज हो गया, स्पर्म्स अगर नहीं आएंगे तो फिर कुछ अलग केस होता है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, आगे पढ़ा देना, ठीक है। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर जब स्पर्म्स होते हैं वो रिलीज होते हैं कहाँ पर, वजाइना में, एंड द मेल विल रिलीज द स्पर्म्स इनटू द वजाइना ऑफ द फीमेल, एंड स्पर्म्स, देखो एग जो होता है ना वो नॉन मोटाइल होता है, दो एग रिलीज होता है फीमेल्स में, दैट इज नॉन मोटाइल, यानी वो मूव नहीं कर सकता, बस उसका इतना काम है कि फेलोपियन ट्यूब में जो हमारा जो कर्व्ड रीजन है ना, लाइक दिस रीजन, ये एम्पुलरी रीजन होता है, इस एम्पुलरी रीजन में जहाँ तक पहुंच जाता है, और फिर इनके पास आते हैं स्पर्म्स, ठीक है। वजाइना में रिलीज होकर सर्विक्स से पास होते हुए यूट्रस से पास होते हुए फेलोपियन ट्यूब में हमारे स्पर्म्स आ जाते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब मान लो, अब द टाइम कम्स, अब टाइम ऐसा आता है कि मैं एक मिनट एक स्लाइड और ऐड करती हूँ, और यहाँ पर कि ये आपकी फेलोपियन ट्यूब है लाइक दिस, ठीक है, और ये हमारी ओवरीज है, ये हमारी फेलोपियन ट्यूब है, और यहाँ हमारी ओवरीज है, और ये बेंडिंग रीजन होता है, ये एम्पुलरी रीजन होता है,
और इस एम्ब्रियो रीजन में एग यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अब इट विल वेट फॉर, किसके वेट करेगा, स्पर्म्स का वेट करेगा। अब जो स्पर्म्स के लिए वेट करेगा, स्पर्म्स रिलीज हो गए, मान लो वजाइना में रिलीज हो गए, वो स्विम करते हुए आएंगे थ्रू सर्विक्स के थ्रू, वॉर्म में आएंगे, वॉर्म यानी यूट्रस में आएंगे, यूट्रस से पास होंगे, यहाँ पर आकर एग में आएंगे और यहाँ पर एग का और स्पर्म्स का फ्यूजन हो जाएगा। क्या होगा, एग का और स्पर्म्स का फ्यूजन होगा। और जब वो फ्यूजन होता है, उसी फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन तब होता है जब ओनली वन स्पर्म फ्यूज विद ओव्यूम इन द फैलोपियन ट्यूब। ऐसा नहीं हो सकता, बहुत रेयर केस है कि एक एग को 2 स्पर्म्स फर्टिलाइज करते हैं, लेकिन मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं, ठीक है, लेकिन एक ही स्पर्म फ्यूज होता है एक ही एग के साथ और वहां पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अब ये जायगोट डिवाइड होता रहेगा, ठीक है। द जायगोट विल डिवाइड, मतलब सेल्स में डिवाइड हो रहेगा, मल्टी सेलुलर बनता रहेगा, बनता रहेगा, बनता रहेगा, और मल्टी सेलुलर बनते बनते डिवाइड हो जाएगा। और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि इट विल कन्वर्ट इनटू एन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बनेगा एंड देन अ बेबी विल फॉर्म एंड फिर उसकी डिलीवरी हो जाती है, ठीक है। अब इन सब चीजों में क्या होगा कि ऐसे कैसे बन जाता है, डेवलपमेंट कैसे होता है एम्ब्रियो का, ये तो मैंने नॉर्मली पूरा बता दिया आपको, इस तरह ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। और जाइगोट फॉर्मेशन, वही जाइगोट फॉर्मेशन होती है तो फिर जाइगोट डिवाइड होता है कंटिन्यूसली। मैंने जैसे बताया कि जाइगोट डिवाइड होता है कंटिन्यूसली और डिवाइड होते रहते हैं। मान लो ये आपका जाइगोट है और इसमें छोटे 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 सेल्स डिवीजन होता ही जा रहा है, ठीक है। हल्के हल्के टिश्यूज बनते हैं, फिर ऑर्गन्स वगैरह, इन सब चीज का तो होता है और एक एम्ब्रियो बन जाता है। अब एम्ब्रियो जो होता है वो यूट्रस तक पहुंचता है, लाइक दीज आर द यूट्रस और ये फैलोपियन ट्यूब है, और यहाँ पर ये इस तरह से ये फैलोपियन ट्यूब है, ये ओवरी है, और यहीं पर ये दूसरी फैलोपियन ट्यूब आ जाती है, ठीक है, और यहाँ ओवरी है। यहाँ पर से यहाँ पर मान लो फर्टिलाइजेशन हुआ है इस जगह, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहीं पर यहाँ क्या हो रहा है, जाइगोट मूव कर रहा है, यहाँ पर आकर यूट्रस की वॉल में, ये यूट्रस की वॉल में ये जाइगोट आएगा और ये इम्प्लांट हो जाएगा, मतलब इसके अंदर से अटैच हो जाएगा, और उसी प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और फिर क्या होता है, इम्प्लांटेशन के बाद एक प्लेसेंटा इज फॉर्म, प्लेसेंटा फॉर्म होती है बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द मदर्स यूट्रस। प्लेसेंटा इज लाइक दिस, कि मतलब एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है और यहाँ से ये फॉर्म होती है प्लेसेंटा, और ये अम्बिकल कॉर्ड होती है और यहाँ बेबी होता है, ठीक है। तो प्लेसेंटा से ये अटैच हो जाता है, ये अम्बिकल कॉर्ड है और ये बेबी से अटैच हो जाती है, ठीक है। ये तो एम्ब्रियो के, हाँ, तो प्लेसेंटा का ये डायग्राम, दिस इज प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा है और ये अम्बिकल कॉर्ड से इट इज अटैच्ड टू अ बेबी, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का जो स्ट्रक्चर फंक्शन ये सब बताती हूँ मैं। तो प्लेसेंटा का काम किया, सबसे पहले तो ये कनेक्ट होता है मदर और एम्ब्रियो के बीच में कनेक्ट होता है, और फिर प्लेसेंटा का काम होता है कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, फूड प्रोवाइड करना, न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करना, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारा वेस्ट मटेरियल होता है, और अलग वेस्ट मटेरियल्स जो होते हैं उनको रिमूव करना, उस वेस्ट को रिमूव करना, और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स एम्ब्रियो को देना और वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना, ये काम है प्लेसेंटा का। लेकिन हाँ, प्लेसेंटा में एक बात है कि कोई डायरेक्ट ब्लड मिक्सिंग नहीं होती। अगर आप मतलब मदर की यूट्राइन वॉल से अगर प्लेसेंटा यूँ अटैच्ड है बेबी से, ठीक है, एम्ब्रियो से, तो फिर वो ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती, मदर ब्लड हमारा अलग रहेगा और एम्ब्रियो ब्लड भी अलग ही रहेगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट थिंग, जब एम्ब्रियो ग्रो हो गया यूट्रस में और बिल्कुल एक फीटस बन गया, और फिर उसका टाइम हो जाता है डिलीवरी होने का, ठीक है। तो वो होता है हमारा जेस्टेशन पीरियड, जो कि 9 मंथ्स का होता है, जो 9 मंथ्स का चलता रहता है, और उसमें एम्ब्रियो ग्रो होता रहता है और 9 मंथ से चलेगा और फिर डिलीवरी हो जाएगी, ठीक है। अब डिलीवरी हो गई, ठीक है। At birth, the fetus is expelled out through vagina by muscular contraction. Of course, ज़्यादा muscular contraction होती है पूरे यूट्रस में, और बहुत ज़्यादा यू नो बहुत ज़्यादा पेन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होती है यूट्रस में, और उसी के थ्रू, वजाइना के थ्रू, द बेबी विल एक्सपेल्ड आउट, ठीक है। अब एक कंडीशन तो चलो ये हो गई कि अगर स्पर्म्स आ गए और उन्होंने फर्टिलाइज कर दिया, ठीक है, एग में स्पर्म्स आए, ठीक है, एंड फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमारा एम्ब्रियो भी बन गया, एम्ब्रियो से फीटस बन गया, फिर डिलीवरी भी हो गई, ठीक है। ये तो एक वो केस था कि स्पर्म्स आए। अगर बाय एनी चांस स्पर्म्स नहीं आते हैं, ठीक है, ऐसा होता है, स्पर्म्स नहीं आए तो क्या होगा, तो फिर आपके होता है मेंस्ट्रुएशन होता है आपका, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन होता है, ठीक है। क्या मैंने मेंस्ट्रुएशन लिख दिया, सॉरी, एक सेकेंड, मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन होगा, उसमें क्या होता है,
आपकी जो यूट्राइन वॉल्स होती है ना, लाइक फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ तो जो थिक एंड यूट्राइन लाइनिंग है ना वो ब्रेक हो जाएंगी। हाँ, इसमें क्या होता है कि मान लो आपकी ये यूट्रस में ना 3 वॉल्स होती हैं। यूट्रस में आपकी 3 वॉल्स होती हैं। यूट्रस में 3 वॉल्स होती हैं। एक जो सबसे अंदर वाली वॉल होती है ना वो होती है एंडोमेट्रियम वॉल, वो होती है एंडोमेट्रियम वॉल। ठीक है, इसमें एंडोमेट्रियम वॉल होती है और अगर स्पर्म्स आए नहीं, मान लो वजाइनल ट्रैक्ट में स्पर्म्स नहीं आते हैं, फर्टिलाइजेशन अकर नहीं होता है, तो एंडोमेट्रियम वॉल में आपका क्या होता है कि वो वॉल ब्रेक हो जाती है एंड इट विल कम आउट थ्रू वजाइना, और वो इन द फॉर्म ऑफ ब्लड आती है। ठीक है, ब्लड के फॉर्म में आपका रिलीज होता है। ठीक है, और ब्लीडिंग होती है फॉर 3 to 5 डेज, जो कि हमें नॉर्मली पता है, हर लड़की को पता होगा। ठीक है, 3 to 5 डेज के लिए ब्लीडिंग होती है। और फिर ये तो हमारा पीरियड का, मेंस्ट्रुएशन का। अब आता है ओव्यूलेशन का। अब इसमें ना कुछ कंडीशंस होती हैं, मैं बताती हूँ कि लाइक मान लो 28 डेज साइकिल होती है आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, 28 डेज की मान लो, हर किसी की वेरी करती है, किसी की 25 होती है, किसी की 40 तक होती है, किसी की 30 भी होती है, काफ़ी सारी हो सकती हैं। तो मान लो मैंने कोई भी रैंडम लड़की ले ली, उसका 28 डेज का साइकिल है, तो फिर अब मान लो शुरू में 3 to 5 डेज उसकी ब्लीडिंग हुई। अब उसके जो 14 डे होगा ना, यानी जो मिड डे होता है ना, बिल्कुल मिड डे, उसमें होता है ओव्यूलेशन। क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन यानी एग का रिलीज हो रहा है। ठीक है, ओवरी में एग का रिलीज होता है, ओवरी से एग का रिलीज होता है एंड इट विल रीच अप टू फेलोपियन ट्यूब में जाएगा, वहां पर ही स्पर्म्स आकर मीटिंग मीटिंग हो जाती है, वो ठीक है। तो ये 3 to 5 डेज हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला पीरियड होता है। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन वाला पीरियड होता है, और ये ओव्यूलेशन होता है, और फिर आगे का आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है कि क्या है। तो साइकिल ड्यूरेशन अप्रॉक्स, मतलब एवरेज हमने 28 डेज ले रखी है, वरना सबकी वेरी करती है। ठीक है, अच्छा, अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का पर्पस क्या है कि इट प्रिपेयर द यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी ईच मंथ। हर मंथ में प्रेगनेंसी के लिए यूट्रस प्रिपेयर होता है। ठीक है, तो अगर प्यूबर्टी हिट होने पर जो होता है, आपका ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, यानी कि आपका ओव्यूलेशन हो गया। अब ओव्यूलेशन होने के बाद जब वहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, तो फिर आपका ब्लड रिलीज हो जाता है फ्रॉम द वजाइना। ठीक है, ठीक है, इसके बाद हमारा आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो अब आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या है? अब चलो, ये तो हमने पढ़ लिया है कि भाई प्रेगनेंसी क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, एवरीथिंग इज डन। हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया, मेल का भी पढ़ लिया, फीमेल का भी पढ़ लिया, और फर्टिलाइजेशन भी पढ़ लिया हमने। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ देखो, एक ऐसी हेल्थ है जिसमें आप मेंटली, इमोशनली, मेंटली ले लो, इमोशनली, फिजिकली, सोशल वेलबींग, आप हर चीज़ में बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ये मतलब नहीं है कि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, नहीं, आपको मेंटली, फिजिकली, सोशल वेलबींग में सब, सारे जितने भी एस्पेक्ट्स हैं ना रिप्रोडक्शन के, उसमें सब में आपको सही होना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर फंक्शनिंग होनी चाहिए रिप्रोडक्शन की। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का यही है कि फिजिकली, मेंटली, आप सोशली बिल्कुल अच्छे से रहो, जितने भी रिलेटेड मैटर्स हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, उसके फंक्शनिंग के ऊपर। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको रिप्रोडक्टिव हेल्दी का मतलब ये नहीं होता कि आपको कोई डिसीज नहीं है तो फिर आप हेल्दी है, नहीं, आपको मेंटली, फिजिकली, इंसान तभी हेल्दी कहलाता है जब वो मेंटली, फिजिकली और सोशली हेल्दी होता है। मतलब कि हेल्दी का क्या मतलब हो गया कि कैसे हेल्दी? मान लो आप फिजिकली बहुत सही है, बिल्कुल सही है, कोई आपको कुछ बुखार, नजला, खांसी, एनीथिंग कुछ भी नहीं है, आपको बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन आप मेंटली, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ स्ट्रेस चल रहा है, तो आपकी फिजिकल हेल्थ भी बिगड़ेगी, सोशल हेल्थ भी बिगड़ेगी, आगे चल के हल्के हल्के सब बिगड़ना शुरू हो जाएगा। तो आप वहाँ पर हेल्दी नहीं कहलाते, आपको मेंटली भी हेल्दी होना चाहिए, फिजिकली भी हेल्दी होना चाहिए, और सोशल वेलबींग भी अच्छी होनी चाहिए। मेंटली आपको हेल्दी इस तरह होना चाहिए कि मान लो इफ़ यू वांट कि आपको कौन से पार्टनर रखना है अपना, पार्टनर जिसके आप पॉपुलेशन होती है, तो उसको आपको बिल्कुल वो मेंटली होता है कि आप उसके साथ अपना पूरा मेंटल बिहेवियर बना लें कि यस दिस इज द पार्टनर। ठीक है, हम ऐसे किसी के साथ नहीं कर सकते, और उसके आगे पीछे कुछ ना कुछ रीजंस भी हैं। ठीक है, तो इसमें इट इंक्लूड्स बीइंग इमोशनली एंड सोशली हेल्दी इन सेक्सुअल मैटर्स में। सेक्सुअल मैटर्स में आप इमोशनली, सोशली हेल्दी होने चाहिए। ठीक है, तो बस वही होता है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट चीज आती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। अब क्या होता है, वाइल यू डू पॉपुलेशन, तो कुछ डिसीजेस ना सेक्सुअली ट्रांसमिट हो जाती हैं एक दूसरे से दूसरे में। हाँ जी, ऐसा होता है, और जाहिर सी बात है, होगा ही कि मान लो किसी को, मान लो कोई डिसीज है लाइक एड्स, मान लो कोई भी लड़की है एंड शी हैज एड्स, उसको एड्स है, और इफ शी इज हैविंग यू नो कॉपुलेशन विद सम गाय, तो उसको भी एड्स हो जाएगा। एड्स के सिम्टम्स इतने आसानी से पता नहीं चलते, कम से कम 10 साल बाद आपको पता चलेगा कि आपको एड्स है। जी, 10 साल बाद पता चलेगा कि आपको एड्स है, इतनी जल्दी किसी को भी नहीं पता चलता कि एड्स है। ठीक है, तो एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, और ये किसके थ्रू होता है? एचआईवी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो एचआईवी वायरस के थ्रू ये होता है।
ठीक है, और इससे इम्यून सिस्टम बहुत वीकन होता रहता है। आपको 10 साल बाद पता चलता है कि आपको एड्स है। ठीक है, एड्स एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है और उसको प्रिवेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। एक और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज आती है जिसका नाम है सिफिलिस, जो कि किसके किसके थ्रू होती है, बैक्टीरिया के कॉज होती है, और उससे हमारा नर्व डैमेज होता है, सोर्स, रैशेस, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है। एक है हमारी गोनोरिया, जो भी किससे कॉज होती है, बैक्टीरिया से ही कॉज होती है, जिसमें आपको बर्निंग सेंसेशन होती है इन योर रिप्रोडक्टिव पार्ट, और डिस्चार्ज भी आपको देखने को दिखेगा। हेपेटाइटिस बी भी एक कॉज होता है बाय वायरस एंड इट अफेक्ट्स द लीवर। ठीक है, तो इस टेबल को जरूर लिख लीजिएगा, ये काम की टेबल है। इसके बाद हमारा आता है कि अब चलो ठीक है, एक बात आती है, अब एक बात और आती है। वो बात क्या है कि मान लो एक ऐसा वक्त था कि बहुत पहले की बात है, जब पॉपुलेशन ना कंट्रोल हो ही नहीं रही थी। अब इंडिया में ऐसा वक्त आया था जब पॉपुलेशन कंट्रोल हो ही नहीं रही थी, बच्चे पर बच्चे ही होते जा रहे थे। ठीक है, अब वो पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो रही थी। अब पॉपुलेशन बिल्कुल डबल से ट्रिपल हो गई थी एक तरीके से। 2011 का ये रिपोर्ट है कि बहुत जल्दी पॉपुलेशन बढ़ी है, और पॉपुलेशन बढ़ने का कुछ नुकसान भी है। पॉपुलेशन बढ़ के बताओ, इतना तो खाना पीना है नहीं, हमें फूड शेल्टर सब कुछ चाहिए। जितने लोग हैं इतना है ही नहीं, जगह भी नहीं है इतना कि खाना पीना हो जाए, आपका घर गृहस्थी हो जाए। इतना बड़ा इंडिया है बट फिर भी इतना ज़्यादा बहुत पॉपुलेशन बढ़ रही थी। ठीक है, तो उसके लिए हमने कुछ यूज़ करे कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स, जिससे पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके, जिससे पॉपुलेशन में थोड़ा कंट्रोल आ सके। लेकिन और एक और भी बात है। अब भाई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस हैं, इनको भी तो कंट्रोल करना है। अब मान लो आ, आप किसी से आपकी शादी होती है किसी से, अगर उसको एड्स हुआ फिर, तो उसको भी प्रिवेंट करने के लिए, यानी एसटीडीज को, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को यूज़ करने प्रिवेंट करने के लिए भी कॉन्ट्रासेप्शंस हैं। जी, कुछ कॉन्ट्रासेप्शंस हैं। कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है? कॉन्ट्रासेप्शन इज द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी प्रिवेंट होती है बाय अवॉइडिंग फर्टिलाइजेशन ऑफ एग और बाय स्पर्म और प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन। प्रेगनेंसी प्रिवेंट किस तरह हो सकती है कि आप फर्टिलाइजेशन ही ना करवाएं, फर्टिलाइजेशन ही। अब एक बात और आती है। वो बात क्या है कि मान लो एक ऐसा वक्त था कि बहुत पहले की बात है, जब पॉपुलेशन ना कंट्रोल हो ही नहीं रही थी। अब इंडिया में ऐसा वक्त आया था जब पॉपुलेशन कंट्रोल हो ही नहीं रही थी, बच्चे पर बच्चे ही होते जा रहे थे। ठीक है, अब वो पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो रही थी। अब पॉपुलेशन बिल्कुल डबल से ट्रिपल हो गई थी एक तरीके से। 2011 का ये रिपोर्ट है कि बहुत जल्दी पॉपुलेशन बढ़ी है, और पॉपुलेशन बढ़ने का कुछ नुकसान भी है। पॉपुलेशन बढ़ के बताओ, इतना तो खाना पीना है नहीं, हमें फूड शेल्टर सब कुछ चाहिए। जितने लोग हैं इतना है ही नहीं, जगह भी नहीं है इतना कि खाना पीना हो जाए, आपका घर गृहस्थी हो जाए। इतना बड़ा इंडिया है बट फिर भी इतना ज़्यादा बहुत पॉपुलेशन बढ़ रही थी। ठीक है, तो उसके लिए हमने कुछ यूज़ करे कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स, जिससे पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके, जिससे पॉपुलेशन में थोड़ा कंट्रोल आ सके। लेकिन और एक और भी बात है। अब भाई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस हैं, इनको भी तो कंट्रोल करना है। अब मान लो आ, आप किसी से आपकी शादी होती है किसी से, अगर उसको एड्स हुआ फिर, तो उसको भी प्रिवेंट करने के लिए, यानी एसटीडीज को, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को यूज़ करने प्रिवेंट करने के लिए भी कॉन्ट्रासेप्शंस हैं। जी, कुछ कॉन्ट्रासेप्शंस हैं। कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है? कॉन्ट्रासेप्शन इज द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी प्रिवेंट होती है बाय अवॉइडिंग फर्टिलाइजेशन ऑफ एग और बाय स्पर्म और प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन। प्रेगनेंसी प्रिवेंट किस तरह हो सकती है कि आप फर्टिलाइजेशन ही ना करवाएं, फर्टिलाइजेशन ही। तो कॉन्ट्रासेप्शन के कुछ मेथड्स होते हैं। ठीक है, अब हम मान लो हमने अवॉइड तो कर लिया, लेकिन हम कैसे अवॉइड करें? तो कुछ मेथड्स होते हैं। तो एक सबसे पहला मेथड है मैकेनिकल, जो है, और बैरियर मेथड, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन मेथड होता है, जो कि आजकल नॉर्मली सब यूज़ करते हैं। एक होता है केमिकल मेथड्स, एक होता है इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, और एक होता है सर्जिकल मेथड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जैसे यहाँ पे मैं लिख रखा है कि पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, कहाँ गया मेरा पेन, हाँ, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए हमारे पास ये केमिकल मेथड होता है, बैरियर मेथड होता है, सर्जिकल मेथड होता है, और इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस होती है। तो इसमें केमिकल मेथड में हमारी आती है कुछ ओरल पिल्स या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, यानी कुछ दवाइयाँ होती हैं, ओरल पिल्स होती हैं जिनसे हम अवॉइड कर सकते हैं। और दूसरी बात आती है हमारे यहाँ, दूसरा होती है वजाइनल पिल्स भी आती हैं, जिनको हम खाकर अपना प्रेगनेंसी वगैरह अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में हमें वो चाहिए होता है कॉन्डम, एक सेकेंड, हाँ, डायफ्राग्राम, और हमारा आता है सर्वाइकल कैप। कॉन्डम, डायफ्राग्राम और सर्वाइकल कैप के थ्रू, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो यूज़ होता है वो बैरियर मेथड में। सर्जिकल मेथड में होता है वेसेक्टोमी मेल्स में, और ट्यूबेक्टोमी। ये तो मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में हमारा आता है, एक सेकेंड, तो
बैरियर मेथड में हमारे जो एग्जांपल्स आते हैं वो आते हैं कॉन्डम्स। बेटा कॉन्डम्स ऐसी चीज़ है जो कि आपको मेल के लिए भी मिलेगा और फीमेल के लिए भी मिलेगा। कॉन्डम एक लाइक थिन रबर शीट टाइप होता है स्ट्रक्चर, जो कि लाइक इसकी तरह होता है। मैंने यहाँ इमेज अपलोड नहीं की है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्डम जो होता है वो मेल्स के लिए भी हो सकता है और फीमेल्स के लिए भी होता है। उसको आप खुद आराम से खुद पहनते हैं, ठीक है। इट्स अ थिंग जो कि आप खुद अपने खुद पहन सकते हैं। थिन रबर शीट टाइप होता है, ठीक है, जो आपके अवॉइड करता है कि इफ़ यू विल कॉपुलेट, और जो आपका सीमेन रिलीज होगा ना वो कहाँ होगा, वो कॉन्डम के अंदर ही होगा। तो फिर आपका तो साफ साफ बात है, स्पर्म की एंट्री होने से रुक जाएगी फीमेल बॉडी में और एसटीडी से भी प्रोटेक्ट हो जाएगा। दूसरा होता है डायफ्राग्राम और है हमारा सर्वाइकल कैप, जो कि रबर कैप होता है, जो कि कहाँ रखा जाता है, सर्विक्स में रबर कैप, जो कि प्लेस ओवर सर्विक्स में रखा जाता है। इससे एंट्री हो ही नहीं पाती यूट्रस में स्पर्म की एंट्री हो ही नहीं सकती, ठीक है। आप डायफ्राग्राम में सर्वाइकल कैप्स रख लें सर्विक्स में और आपकी स्पर्म एंट्री ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट मेथड हमारा आता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड्स में क्या होता है, कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि फीमेल्स लेती हैं, वो होती है हमारी ओरल पिल्स और वजाइनल पिल्स। ओरल पिल जो होती है वो हार्मोनल प्रिपरेशन होती हैं, जो कि क्या करती हैं, वो प्रोडक्शन गैमेट्स के प्रोडक्शन को रोक देती हैं बाय द एक्शन ऑन हाइपोथैलेमस, जो कि हमारा मास्टर ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस रुकवा देता है गैमेट्स की प्रोडक्शन को और पिट्यूटरी और ओवरीज में भी, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, ओरल पिल्स हमारे सिर्फ इनहिबिशन होता है। नेक्स्ट हमारा आता है इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जो कि है कॉपर टी एक ना टी शेप डिवाइस होती है, ठीक है। टी शेप डिवाइस होती है जो कि कहाँ रखी जाती है, आपके नर्सेस या डॉक्टर्स, जो एक्सपर्ट नर्सेस होती हैं या डॉक्टर्स होते हैं, वो आपके यूट्रस में लगा देती हैं, लाइक इंसर्ट कर देती हैं स्मॉल डिवाइसेस जो कि यूट्रस में प्लेस होती हैं, और वो कॉपर आयंस रिलीज करती हैं और वो स्पर्म्स को किल कर देती हैं, तो वो प्रेगनेंसी हो ही नहीं पाती। एग्जाम्पल्स में कॉपर टी आ गया, मल्टीलोड आ गया, ठीक है। अब आते हैं सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड्स में क्या होता है, वैसेक्टॉमी होती है मेल्स में और ट्यूबेक्टॉमी होती है फीमेल्स में। वैसेक्टॉमी का मतलब है कि जो वास्ट डिफरेंस होती है ना, स्मॉल पार्ट होता है वास्ट डिफरेंस का, उसको कट हो जाता है। आपको वास्ट डिफरेंस जो मैंने बताया था ना, एपिडिडाइमिस से वास्ट डिफरेंस निकल रही है, तो फिर वो कट कर दी जाती है और उसको टाई कर दिया जाता है, क्योंकि स्पर्म्स जा ही नहीं पाएंगे, मतलब आपके स्पर्म्स रिलीज ही नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ये होता है वेसेक्टॉमी। और ट्यूबेक्टॉमी में क्या होता है, ट्यूबेक्टॉमी जो फीमेल्स में की जाती है कि फेलोपियन ट्यूब्स जो होती है ना, फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है और उनको टाइट कर जाती है कि एग मीट ही नहीं हो पाएगा, स्पर्म से एग बनेगा लेकिन मीट हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारी आती है कि लास्ट चीज जो कि है फीमेल फीटिसाइड। फीमेल फीटिसाइड क्या है कि इलीगल किलिंग है, अबॉर्शन। पहले के ज़माने में क्या होता था और आज भी कहीं ना कहीं हो ही रहा है कि अब जो फीमेल बच्चा होता है ना, फीमेल चाइल्ड होता है, उसको जन्म नहीं दिया, उसको वो नहीं होता कि फीमेल चाइल्ड को जन्म दिया जाए, उसको वो क्या करवा देते हैं, अबॉर्शन करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं, अबॉर्शन कर देते हैं। कि ऐसा क्यों करते हैं, मतलब बच्चे को गिरा देते हैं, बच्चे को पैदा ही नहीं होने देते, उसको ख़त्म कर देते हैं, ऐसा हो जाता था। और असल में क्या होता था, जेंडर रिवील हो जाता था। जेंडर रिवील से क्या होता था, इंडिया में तो अब बैन कर दिया गया है जेंडर रिवील, क्योंकि कुछ चीज़ों के लिए प्रेगनेंसी के दौरान कुछ टेस्ट वेस्ट होते हैं, उसमें क्या होता है पता चल जाता है कि फीमेल चाइल्ड हो रही है मेल, तो फिर लोग पूछ ले करते थे कि फीमेल हो रही है मेल, तो फीमेल होती थी तो उसको बच्चे को मार दिया कर जाते थे या अबॉर्शन कर देते थे फीमेल फीटस का, जो कि अनबॉर्न, वो बॉर्न ही नहीं होती गर्ल चाइल्ड। और सेक्स पता चलता ही उसका, यानी जेंडर पता चलता ही मेडिकल टेस्ट से फौरन उसके बच्चे को गिरा दिया करते थे, जो कि गलत था। तो सर्जिकल मेथड इसके लिए यूज होते हैं फॉर रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, और इसके कुछ लोग इसको मिसयूज करते हैं, वो डू नॉट वांट अ पर्टिकुलर चाइल्ड, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आर दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बेटा आगे भी कल आपका एक नया चैप्टर आने वाला है, द चैप्टर विल बी हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, उसके लिए आप रेडी रहिएगा। आज आई नो बहुत लेट हो गया है, मैं आज कहीं आई हुई हूँ और ऑनेस्टली मैं वहीं पर आकर वीडियो बना रही हूँ, और इसलिए थोड़ा लास्ट में डिस्टर्बेंस हुई है, लेकिन जिस बच्चे ने लास्ट तक देखा है, थैंक यू सो मच, लिटरली बहुत थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बेटा आपको जितना भी 7 डेज चैलेंज चल रहा है, 7 दिन में आपका अच्छा खासा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो 7 डेज चैलेंज की अगर जिसने वीडियो नहीं देखी है, सो प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो, आपको सब पता चल जाएगा मैं कब क्या करने वाली हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करे हुए बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वैसे टाइमिंग मैंने 5 PM दी थी कि मैं 5 PM पर आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी, लेकिन अब मेरे यहाँ पर ऑनेस्टली 6:16 PM हो रहे हैं और मैंने अब तक वीडियो अपलोड नहीं की है।
लेकिन आपको इंशाल्लाह 7 बजे तक आपके पास वीडियो पहुंच जाएगी, आप इसको देखिएगा। और कल मैं कोशिश करूँगी 5 बजे या 6 बजे तक वीडियो अपलोड हो जाए हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन की। आज मेरे लिए थोड़ा लेट हो गया था। और हाँ, एक और बात है कि आपको जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस है, क्वेश्चन प्रैक्टिस हर तरह के क्वेश्चन की मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी हर तरह का क्वेश्चन। और एमसीक्यू पीडीएफ वाले, एमसीक्यू की पीडीएफ जो है ना, एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं है उन क्वेश्चन उस पीडीएफ में, तो एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। और बेटा अपडेट्स के लिए भी करिए, क्योंकि जैसे कि आज मेरे साथ परेशानी हुई है कि मैं आपको बता नहीं पा रही थी कि कब वीडियो आनी है, तो मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूंगी यहीं पर ही। और मेरे साथ ज़रा परेशानी में हो रही थी, मैं बता ही नहीं पा रही थी कि मैं आपको कब वीडियो दबाऊंगी, मेरे तरफ हो रहा था, मैं हर चीज़ पोस्ट तो नहीं कर सकती, तो इसी वजह से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाबा टाटा।